चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मेरी आवाज़ जा रही है। लगातार इस क्लासेस को तो किसी भी सूरत में आप नहीं छोड़िएगा। टफ क्वेश्चन भी आएगा, इजी क्वेश्चन भी आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेगा, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप जरूर करिए। एक बार सभी लोग मैसेज करिए मेरी आवाज़ जा रही है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस को। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, किडनी के बारे में बोला गया है। किडनी के बारे में बोला गया है कि किडनी के कार्य के नियमन के बारे में बोला गया है कि किडनी में एक्चुअली में हमारा होता क्या है, ये बोला गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन करना। किडनी का मेन काम क्या होता है, तो आप कहेंगे किडनी का मेन काम होता है, जो किडनी की हम बात कर रहे हैं, ये किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। किडनी का काम क्या, कहेंगे किडनी क्या करता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और किडनी की जो इकाई होती है उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। तो मेरे भाई किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो आप सभी को समझना पड़ेगा। किडनी के अगर हम मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये ब्लड को क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ब्लड को फिल्टर करता है। अब बात आता है किडनी की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की जो इकाई होती है उसको क्या कहेंगे, तो नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। अब अगर हम लोग नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन्स में ही होता है ग्लोमरल्स, ट्यूब्यूल्स, ग्लोमरल्स हमारा होता है। तो मेरे भाई नेफ्रॉन में हमारा क्या देखते हैं, तो इसी में होता है ग्लोमेरल्स, जो कि जालनुमा संरचना होती है। नेफ्रॉन में एक जाल जैसी संरचना होती है। नेफ्रॉन में जाल जैसी जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, तो जाल जैसी संरचना आपने देखा होगा नेफ्रॉन में होता है, और उस संरचना को ही कहते हैं ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ग्लोमेरुल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग ग्लोमेरुल्स के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जाल जैसी संरचना हमारा जो होता है उसी को ग्लोमेरुल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी के जरिए हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तब एक टर्म आता है मेरे भाई जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछा है किडनी के कार्य, तो किडनी का कार्य मैंने बता दिया आपको। किडनी की इकाई जो होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है, तो जाल जैसी संरचना कहाँ होती है, तो हमारा जाल जैसी संरचना नेफ्रॉन पर ही जाल जैसी संरचना होती है, उसको हम लोग ग्लोमेरुल्स कहते हैं। लेकिन आपसे ग्लोमेरुल्स के बारे में नहीं पूछा, आपसे किसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, आपसे यहां पर बोल दिया है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रास सिस्टम, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक रास सिस्टम की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किडनी के अंदर हमारा क्या होता है, क्योंकि यहां पर रास सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम इस रास सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है रास सिस्टम क्या का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है किडनी के अंदर। ये क्या करता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसका काम होता है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं, उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना ये किसको रेगुलेट करेगा, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो मेरे भाई ब्लड प्रेशर तथा फ्लूइड बैलेंस की हम बात करते हैं, यानी जो द्रव पदार्थ होते हैं उसको बैलेंस करने की बात करते हैं। तो फ्लूइड बैलेंस और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, इन दोनों को क्या करता है, रास सिस्टम रेगुलेट करता है। ये रास सिस्टम क्या करता है, तो ब्लड प्रेशर तथा फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। रेगुलेट कहने का मतलब, रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि हमेशा उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये रेगुलेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो जनरली ये क्या करता है, जो रास सिस्टम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जनरली रास सिस्टम में क्या होता है, जनरली रास सिस्टम में ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है।
इसको बढ़ाना होता है, इसको क्या करना होता है किंग, इसको बढ़ाना होता है। और जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको भी क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, ये रेगुलेट करना, ये हमारा रास सिस्टम होता है। तो मेरे भाई यहां पर बोला गया कि जीएफआर को कम करना। जीएफआर हमारा क्या, तो फिल्ट्रेशन रेट को बताता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। जीएफआर का फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछता है। जीएफआर क्या है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि 1 मिनट में कितना फिल्टर हुआ है, 1 मिनट में कितना अमाउंट में फिल्टर हुआ, उसको बताता है जीएफआर। तो मेरे भाई जीएफआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीएफआर कहने वाला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या कहता है कि जब कभी भी हम आरास सिस्टम की बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को कम नहीं करना है, बढ़ा देना होता है। तो ग्लोमेरुलस रक्त दाब और जीएफआर को क्या करता है, जीएफआर को बढ़ाने की बात करते हैं, कम करने की बात नहीं करते, बढ़ाने की बात करते हैं। और ग्लोमेरुलस के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको भी बढ़ाने की बात करते हैं इस प्रोसेस में। दूसरी बात ध्यान रखना कि हमारे शरीर में सोडियम और जल के उत्सर्जन को बढ़ाना नहीं होता है मेरे भाई, फ्लूइड को बैलेंस करने का मतलब होता है कि फ्लूइड को बैलेंस करने का मतलब होता है कि शरीर में पानी को क्या करना है, तो कंट्रोल करना। यहां कह रहा है कि जल के उत्सर्जन को बढ़ाना नहीं, फ्लूइड बैलेंस का मतलब हो गया कि जल के उत्सर्जन को कम करने की बात कर रहा है। किसके उत्सर्जन, तो हम कहेंगे यहां पर जो जल के उत्सर्जन की अगर बात करते हैं तो जल के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं। यहां पर जल के उत्सर्जन को कम करने की हम बात करते हैं, यहां पर कम करने की बात करते हैं, इस बात को ध्यान, कम करने की बात करते हैं। तो रास सिस्टम में क्या होगा, तो मेरे पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लूइड जो बैलेंस होगा, ये हमारा बैलेंसर इसलिए रहेगा क्योंकि जल की जो मात्रा होती है उसको यहां पर जल के उत्सर्जन को कम करते हैं ताकि जल ज्यादा शरीर से बाहर ना निकले। इस बात को ध्यान रखना, जल के उत्सर्जन को कम करना, ज्यादा नहीं करना है। यहां पर कह रहा है कि शरीर से सोडियम और जल के उत्सर्जन को बढ़ाना, जो कि गलत हो जाएगा, बढ़ाना नहीं, वो कम करना होता है। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना चाहेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे सर एक ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को रास सिस्टम कहते हैं। तो हमारे किडनी में कौन सा सिस्टम काम करता है, रास सिस्टम करता है, इस बात को ध्यान रखना। किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के अंदर के भाग में आप देखते होंगे कि मेडुला वगैरह होता है हमारा, जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर का मेडुला होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि श्वसन गुणांक, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी रेशियो के नाम से भी जानते हैं या रेस्पिरेटरी हम लोग इसको कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना श्वसन की क्रिया कहां होती है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहां होती है। एक एक बच्चे को पता होगा कि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये बात मेरे भाई आप जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, कहां पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये कैसा होता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा, तो डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में, सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहां पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं। अब यहां पर मामला यह है कि श्वसन की जब क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया जब संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो और इसी श्वसन के दौरान हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो इसी श्वसन के दौरान हम लोग कहते हैं कि यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी, ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट का ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी क्विटेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको आरक्यू भी कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट हमारा रेशियो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा कितने वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और कितने वॉल्यूम में ऑक्सीजन गैस का यूज हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोग सीधा कहेंगे श्वसन क्रिया के दौरान क्या होगा, तो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या बाहर करते हैं, और CO2 को बाहर करते हैं। और CO2 क्या होता है, कहेंगे CO2 को हम लोग बाहर करते हैं, ये बात तो आप सभी को पता होगा। तो जाहिर सी बात है आप कंज्यूम क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं और क्या बाहर करते हैं, तो ये बाहर करते हैं। तो इसका रेशियो हमारा क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस हमारा आप ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 को हम लोग कहेंगे जो प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारा किधर होगा, तो कहेंगे बाहर होगा। यानी आप जो बाहर करते हैं उसको ऊपर रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे, इसको आप प्रोड्यूस करते हैं CO2 प्रोड्यूस जो होता है, जो भी CO2 बनता है उसका, और जो आप ऑक्सीजन लेकर के CO2 में परिवर्तित करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं तो आप कंज्यूम करते हैं और इतना ऑक्सीजन आप लेते हैं तो इतना CO2 निकलता, उसी का रेशियो होता है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। इस बात को ध्यान रखना, उसी के लिए रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट हमारा होता है। तो मेरे भाई हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट का मतलब है कि जो हम छोड़े वो आउटपुट होगा, जो हम लिए वो इनपुट होगा। इसका मतलब हमने इतना छोड़ा, इतना हमने कंज्यूम किया। अब समझना मेरे भाई, यहां पर आता है कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है या फिर वसा का पाचन होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन का पाचन होता है, तो आपको ध्यान रखना है सबके लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, इसको RQ भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट को RQ से भी दिखाते हैं, ध्यान रखना। इसके लिए जो वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू कितना होता है, ये रेशियो जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी करता है। इसका मतलब दोनों का रेशियो 1 हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर किसके लिए, तो फैट की हम बात करते हैं, वसा की हम बात करते हैं। वसा के लिए RQ का मान कितना होगा, तो कहेंगे वसा के लिए RQ का मान जो होता है वो 0.7 होता है। ये 0.7 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लेस देन 1 होता है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन, जिसका हम बात करेंगे यहां पर प्रोटीन की बात करेंगे। और प्रोटीन के लिए अगर रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट की बात करेंगे, इसको RQ कहते हैं, इसकी वैल्यू 0.8 होती है, जो कि लेस देन ये भी 1 होता है। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने में है, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि श्वसन गुणांक के संबंध में क्या सही वो बताना है। तो श्वसन गुणांक के संबंध में क्या सही है, पहला स्टेटमेंट आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमारा RQ होगा कार्बोहाइड्रेट के लिए, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान 1 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 होता है। ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। वसा के लिए इसका मान कितना, 0.7, जो कि 1 से कम होता है। तो वसा के लिए इसका मान 1 से कम होता है, ये भी सही है। और मेरे भाई ये RQ है क्या, तो यह उत्पन्न CO2 यानी कि जो प्रोड्यूस्ड CO2 और उपयोग की गई O2, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं O2, उसी के आयतन का अनुपात होता है, उसी के आयतन का अनुपात होता है। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही थे, इसीलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर D जो होगा वो राइट हो जाएगा। याद रखने में क्या जाता है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आपका आ सकता है, लेकिन इतना तोड़ करके अगर आपके पास आ रहा है तो आप इसको नोट करके कॉपी में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। कभी रिवाइज करके आपको ध्यान में रखना है, इतना तो याद रख ही सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन का ऑपरेशन करके हम आपको वो चीज लिखा दे रहे हैं जो आपके काम का है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि एक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड का रैखिक अनुक्रम द्वारा प्रोटीन की कौन सी संरचना निर्धारित होती है। तो यहां पर एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड के रैखिक अनुक्रम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। और कह रहा है कि बताइए कि रैखिक अनुक्रम अगर होगा तो कौन सी संरचना निर्धारित होती है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके लिए प्राथमिक संरचना हमारा बनता है और इसी को मूल संरचना भी कहते हैं, इसी को मूल संरचना भी कहते हैं, इसी को प्राथमिक संरचना भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक संरचना की अगर बात, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड से किसके, एमिनो एसिड की बात करते हैं, इसी एमिनो एसिड से क्या बनता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड से किससे, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान, एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होने के लिए स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। तो सबसे पहला है कि अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम यहां पर
प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या होगा। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस बनता है। इसमें एमिनो एसिड का क्या बनता है, तो कहेंगे यहां पर जो एमिनो एसिड होता है उस एमिनो एसिड का यहां पर सीक्वेंस बनता है। लेकिन ये जो सीक्वेंस हमारा बनेगा, ये जो हमारा सीक्वेंस हमारा बनता है वो लीनियर होता है। ये सीक्वेंस हमारा कैसा होता है, तो कहेंगे वो रेखिक होता है, वो लीनियर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वो कैसा होगा, तो रेखिक होगा, लीनियर होगा। तो पहले एमिनो एसिड से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्सरी स्टेज, इस तरह से हमारा होता है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, तो याद रखना एमिनो एसिड का सीक्वेंस बनता है और वो भी लीनियर बनता है। तो यहां पर एमिनो एसिड का आपसे रेखिक अनुक्रम ही पूछा गया है, आपसे लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर आपसे आपके लीनियर सीक्वेंस ही पूछा गया है, रेखिक पूछा गया है, यानी कि लीनियर पूछा गया कि एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस बनेगा रेखिक कब बनेगा, किस में बनेगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारा बनता है। मेरे पे हम लोग सीधा कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही एमिनो एसिड हमारा का सीक्वेंस लीनियर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल फंडा, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा क्या, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं मोस्ट फंडामेंटल, ये मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारा होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का ये मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन का मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर, प्रोटीन का मोस्ट फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का जो मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर वगैरह में, टर्सरी वगैरह में तो प्रोटीन का शेप प्राप्त हो जाता है, इसमें प्रोटीन का शेप प्राप्त होता है मेरे भाई। प्रोटीन का जो शेप है वो यहीं पर प्राप्त होता है, प्रोटीन का शेप प्राप्त होता है इस स्टेज में, तो प्रोटीन का शेप प्राप्त होता है इस स्टेज में, प्रोटीन का शेप प्राप्त होता है। और इस स्टेज में क्या होता है कि हमारा एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड हमारा पेप्टाइड्स वगैरह में टूटता है, तो बॉन्ड वगैरह जो बनता है वो हमारा इसी स्टेज में बनता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रेखिक अनुक्रम की बात कर रहा था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि प्राथमिक संरचना कहेंगे। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है मेरे भाई यूक्रियोट्स की बात कर रहा है। हम सभी लोग जानते हैं जो सेल होते हैं वो सेल यूक्रियोट्स भी होता है और सेल प्रोक्रियोट्स भी होता है, एक एक बच्चा को पता होगा। सेल कैसा होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे सेल होते हैं वो सेल यूक्रियोट्स भी होंगे और सेल प्रोक्रियोट्स भी होंगे। सेल कैसे होंगे, तो सेल हमारे यूक्रियोट्स भी होते हैं और सेल हमारे कैसे होते हैं, तो प्रोक्रियोट्स भी होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे बात ध्यान रखना, जो प्रोक्रियोट्स होते हैं इसमें केंद्रक वगैरह एब्सेंट होता है। इसमें अगर केंद्रक की बात करता तो केंद्रक हमारा डेवलप नहीं करता, केंद्रक एब्सेंट होता है। जबकि यूक्रियोट्स में केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इसमें केंद्रक हमारा प्रेजेंट होता है, केंद्रक का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। लेकिन यूक्रियोट और प्रोक्रियोट में दोनों में राइबोसोम होता है, इसमें भी राइबोसोम होगा, इसमें भी राइबोसोम होगा। तो सेल की अगर हम बात करते हैं मेरे में, तो सेल की अगर बात करेंगे तो सेल यूक्रियोट्स भी होगा, प्रोक्रियोट्स भी होगा। अब यहां पर यूक्रियोट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और यूक्रियोट्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा है, कह रहा कि जीन का जब विघटित होता है, जीन जब स्प्लिट करता है, जीन का जब विघटन होता है, स्प्लिट होते हैं, जिस जीन विघटित का मतलब क्या है, कह रहा कि जीन स्प्लिट का मतलब होता है जिसका अर्थ है कि कोडिंग अनुक्रम एक्सॉन और गैर कोडिंग अनुक्रम जिसको इंट्रॉन्स कहते हैं द्वारा बाधित होते हैं, इन इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी जीन अगर हमारा टूटेगा, हम लोग जानते हैं कि डीएनए के खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जो प्रोसेस हमारा होता है कि इंट्रॉन्स को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग स्प्लाइसिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। लेकिन ये स्प्लाइसिंग समझना पड़ेगा, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के आंसर्स तो हमारा बन जाएगा कि स्प्लाइसिंग हमारा प्रक्रिया में होता है क्या है, तो इंट्रॉन्स को हटाते हैं, एक्सॉन्स को जोड़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर हम स्प्लाइसिंग की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग की बात करते हैं। तो स्प्लाइसिंग हमारा क्या कहेंगे, एक प्रोसेस है। और इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो इंट्रॉन्स को हटाया जाता है। किसको हटाते हैं, तो जो इंट्रॉन्स बनते हैं जीन के अंदर, जो इंट्रॉन्स बनते हैं, इंट्रॉन्स को क्या करते हैं, तो रिमूव करते हैं। इंट्रॉन्स को हटाते हैं और किसको जोड़ते हैं मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे एक्सॉन को हम जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, तो इंट्रॉन्स को हटाते हैं और एक्सॉन्स को क्या करते हैं, तो एक्सॉन्स को हम लोग इसमें जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना,
एक्सॉन्स को इसमें जोड़ते हैं। तो एक को कोड करते हैं, इसको डिकोड करते हैं, एक को कोड करते हैं, एक को डिकोड करते हैं। डिकोड मतलब उसको हटाना, कोड मतलब उसको जोड़ना। ये किस प्रोसेस में होता है? तो कहेंगे स्प्लाइसिंग प्रोसेस में हमारा होता है। ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस हमारे सेल के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हमसे बोला गया इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया स्प्लाइसिंग होती है, एक्सॉन्स को जोड़ने की प्रक्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में ये दोनों काम हमारे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारा क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर ये डीएनए है और डीएनए से ही बहुत सारा डीएनए का कॉपी बनता है, तो डीएनए से ही डीएनए का निर्माण हो जाना, डीएनए से ही डीएनए बन जाना, इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता? तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या कह देंगे मेरे भाई? इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर रेप्लिकेशन कहते हैं, इसी को रेप्लिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए से डीएनए बन गया, लेकिन डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो क्या होता है? उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर जो डीएनए है उस डीएनए से अगर हमारा क्या बनता है? अगर आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है उसको हम लोग यहां पर कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है मेरे भाई? तो ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम लोग सीधा कहेंगे आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। आरएनए से किसका निर्माण होता है? तो कहेंगे प्रोटीन का जब निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन का अगर निर्माण होता है तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर ट्रांसलेशन कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग किसको कहते हैं? तो स्प्लाइसिंग मेरे भाई कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है, स्प्लाइसिंग हमारा कहां पे होता है? तो स्प्लाइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां होगा? तो स्प्लाइसिंग में हमारा इंट्रॉन्स को हटाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ते हैं, ये प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, कोड डिकोड करने के काम में आता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये चीज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक जनसंख्या में हार्डी वेनबर्ग साम्यावस्था, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे रहेगा? तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये सब मेरे भाई 12th का चीज है, आपको अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसके लिए क्या नहीं होना चाहिए? अगर ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा तो मेरे भाई जब प्राकृतिक चयन का सक्रिय हो जाएगा तो ये फिर मेंटेन नहीं रहेगा। उत्परिवर्तन और जीन का प्रवाह अगर होने लगेगा तो फिर ये मेंटेन नहीं रहेगा। हाँ, ये मेंटेन कब रहेगा? जब जनसंख्या बड़ी हो जाती है और यादृच्छिक संगम हो जाती है, तब ये मेंटेन रहते हैं, याद रखिएगा। टीकाकरण का सिद्धांत हमारा क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, टीकाकरण की बात करते हैं, तो ये टीकाकरण हमारा किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर टीकाकरण की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। सबसे पहला चीज आप तो ये जानते होंगे कि सर फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? तो मेरे भाई आपको मैं बता देना चाहता हूं कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा जाता है? तो आप सीधा कहेंगे सर फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को कहते हैं। ये फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन होगा? तो याद रखना, इसको कहते हैं एडवर्ड, ये एडवर्ड जेनर हमारा है। एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करते हैं, इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन टीकाकरण का प्रिंसिपल क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? तो मेरे भाई टीकाकरण का सिद्धांत क्या होता है? आप जानते होंगे कि बच्चे में बीसीजी का टीका लग जाता है, बचपन में ही किसी का डीपीटी का टीका लग जाता है। उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको बचपन में डीपीटी का टीका लगा दिया, यानी कि डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, ये सब आपका होता है। तो अगर हमसे बात यहां पर होता है कि वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है ये आपसे पूछा गया। सिद्धांत क्या है? वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है ये आपको बताना है। मेरे भाई हमने आपको बोला कि बचपन में ही आपको टीका लग जाता है, चाहे बीसीजी का टीका लगता है, चाहे आपको डीपीटी का टीका लगता है। उससे क्या होता है? आपके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाता है कि बाद में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर को अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका प्रिंसिपल ये होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जो हमारा मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम को ये बढ़ा देता है। मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, याद रखेंगे मेरे भाई, इसका सिद्धांत होता है क्या? इसका सिद्धांत क्या होता है? वैक्सीनेशन का सिद्धांत क्या होता है? इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इसका सिस्टम
इसका सिद्धांत यह है कि मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी आपके शरीर में अगर इम्यून सिस्टम एक बार तैयार हो गया तो फिर आपको कोई भी रोग आप पर क्षति नहीं पहुंचाता है। तो इसी प्रिंसिपल पर ये हमारा काम करता है, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम पर काम करता है मेरे भाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ये सब आपको ऐसे ही फर्जी इंफॉर्मेशन दे रखा है, बस आप पढ़िए, पढ़ने के लिए दे रखा है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, याद रखना मेमोरी के गुण पर, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा कहता है पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का क्या उपयोग होता, उपयोग क्यों किया जाता है। तो पीसीआर आप जानते होंगे, पीसीआर क्या होता है मेरे भाई। पीसीआर एक टेस्ट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि पीसीआर टेस्ट होता है। और पीसीआर जो टेस्ट हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है तो मेरे भाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीमरेज, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसा रिएक्शन होगा तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जिसको पीसीआर कहते हैं। इसको अभी समझिए कि पीसीआर क्या है, क्योंकि पीसीआर हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि पीसीआर में आपको ध्यान रखना कि टेम्परेचर वेरिएशन आता है। इसमें पीसीआर जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ध्यान सुनना मेरे भाई, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आपको ध्यान रखना है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हमारा क्या होता है तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, इस बात को ध्यान रखना। डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, इस बात को ध्यान रखना। डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, इस बात को ध्यान रखना। डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। हम पीसीआर की बात करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं। तो जब भी ये रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण होगा, डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार होती है, इसी को हम लोग पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज हमारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे भाई टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यह उच्च तापमान पर भी स्थिर और सक्रिय रहता है। उच्च तापमान पर भी ये हमारा क्या रहता है कि स्थिर और सक्रिय रहता है, इसलिए इसमें हम लोग यहां पर टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग के बाद यानी कि ओवल्यूशन के बाद बोला गया, किसके बाद बोला गया, ओवल्यूशन के बाद बोला गया है। मेरे भी आपको ध्यान रखना है, आपसे क्या बोला गया तो ओवल्यूशन के बाद बोला गया है, समझना गौर से, ओव्यूलेशन के बाद बोला गया है। यहां पर ओवल्यूशन के बाद आपसे बोला गया है, अंडोत्सर्ग के बाद ओवल्यूशन के बाद की कहानी है। कहता है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल जो हमारा होता है, ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग किस संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे भाई पुटिक कहने का मतलब उसका बचा हुआ भाग हमारा किस संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जनरली फीमेल के अंतर्गत ये हमारा होता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि ओव्यूलेशन आपको पता होगा मेरे भाई। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर हम फीमेल की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इस बात को समझना। ये फीमेल है, तो फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है, कहेंगे ओवरी होता है, और ओवरी हमारा लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है। और ओवरी में ही क्या होता है, एग का निर्माण होता है। इसी ओवरी में एग का निर्माण होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। ओवरी में एग का निर्माण होता है, एक एक बच्चे को पता होगा। हम लोग को ये पता रखना पड़ेगा कि ये जो ओवरी होता है, इसी ओवरी में होता है ग्रेफियन फॉलिकल। इसी ओवरी में क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, इसी ओवरी में होता है ग्रेफियन फॉलिकल। इसी में होता है क्या तो कहेंगे हम लोग यहां पर फॉलिकल की, हम इसी ओवरी में होता है ग्रेफियन फॉलिकल, और यही ग्रेफियन फॉलिकल हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है तो ये हमारा जाकर के हम लोग सीधा कहेंगे कॉर्पस लुटियम में ये बदल जाता है। ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, कहेंगे हमारा कॉर्पस लुटियम में।
मेरे भाई ध्यान रखना, यही हमारा कार्पस लूटियम में बदल जाता है। कार्पस लूटियम की बात करते तो इसमें ये बदल जाता है। तो फीमेल के ओवरी में एग का निर्माण होता है, और उसी दौरान क्या होता है, एग के निर्माण के दौरान क्या होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो कार्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाता है। और कार्पस लूटियम हमारा क्या करता है, तो यहीं से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। तो यहीं से ग्रेफियन जो कार्पस लूटियम होता है, यहीं से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यहीं से इस हार्मोन का सिक्रेशन होगा। यहीं से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यहीं से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, यहां से। और ध्यान रखना मेरे भाई कि यहीं से रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, यहीं से रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसका भी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मामला यह है कि आपको ओव्यूलेशन के बाद बोला है, तो मेरे भाई ओव्यूलेशन में एग बन जाएगा, और एग बनेगा तो ग्रेफियन फॉलिकल किस में बदल जाएगा, तो कार्पस लूटियम में बदल जाता है। फिर इस कार्पस लूटियम से ये सब हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मेस्ट्रुएशन साइकिल का निर्माण करता है, मेस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर बात करते हैं तो फीमेल के अंदर फीमेल के अंदर क्या करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो आप कहेंगे मेमोरी ग्लैंड वगैरह का विकास करता है, और गर्भावस्था को बनाए रखने में ये हमारा मदद करता है। इससे हार्मोन के सिक्रेशन से ऐसा होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर बोला कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग किस संरचना में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका बचा हुआ भाग मेरे भाई कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी करेंगे करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंड परिजीविता जिसमें एक प्रजाति अपने अंडे दूसरे प्रजाति के घोंसले में देती है, ये किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई। हमने आपको बोला था अंड परिजीविता कहने का मतलब है ब्रॉड पैरासिटिज्म की हम बात करें, समझना गौर से। यहां पर किसकी बात कही गई, तो ब्रॉड पैरासिटिज्म की बात कही गई है मेरे भाई। यहां पर एक टर्म है पैरासिटिज्म, और अगर आप पैरासिटिज्म को समझ लीजिएगा तो कहानी सिंपल हो जाएगा मेरे भाई। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, एक को फायदा होगा तो एक को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा तो एक को नुकसान होगा, इसको पैरासिटिज्म कहते हैं। अगर दोनों को फायदा होता है तब हम कहते हैं उसको म्यूचुअलिज्म। इस बात को याद रखना, हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सिम्बायसिस कहते हैं। लेकिन एक को फायदा एक को कोई फायदा नहीं, उसको कमेंसलिज्म कहते हैं। तो यहां पर मेरे भाई बोला गया है कि परजीविता अंड परजीविता की बात कही गई है, पैरासिटिज्म की बात कही गई है। तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होना चाहिए। जैसे कि हमारे बाल में अगर जू हो जाएगा तो जू को फायदा होगा, उसका पेट भरेगा, लेकिन हमको तो हानि होगा। तो पैरासिटिज्म का कंसेप्ट यहां पर आता है। तो मेरे भाई आप सीधा सीधा कहेंगे सर इसमें म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट इसलिए नहीं होगा कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता, दोनों को फायदा होता, तो ये नहीं होगा ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा हुआ। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो सर फायदा होता, दूसरे को कोई फायदा नहीं, नल रहता, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है, तो ये भी सर नहीं होगा। यहां पैरासिटिज्म का कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर मामला क्या है, तो क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्या है मेरे भाई, तो हम जैसे कि मान लेते कोयल की बात करते हैं, हम क्या करते, किसकी बात करते हैं, हम कोयल की बात करते हैं। और आप जानते होंगे कि जो कोयल है वो अंडा कहां देता है, दूसरे के घोंसले में अंडा देता है मेरे भाई। कोयल जो अंडा देता है, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि कोयल अंडा कहां देता है, तो कोयल दूसरे के घोंसले में अंडा देता है। दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, इस बात को ध्यान, दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, इस बात को ध्यान। दूसरे के घोंसले में कोयल कहां अंडा देता है, दूसरे के घोंसले में अंडा देता है, इस बात को ध्यान रखना। और मान लेते दूसरा का घोंसला कहने वाला हम कह दिए कि कौवा का घोंसला है। यहां एग्जांपल ले लिए किसका घोंसला, तो यहां पर कौवा का घोंसला है, ये कौवा का मान लेते हैं। तो कोयल क्या करता है, दूसरे के घोंसले में जाके अंडा देता है, और जो अगर उसमें जो भी जीव होंगे, जो अगर मान लेते कौवा की बात कर रहे थे हम, यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, तो हम यहां पर कौवा की बात कर रहे थे। तो ये कौवा को क्या करेगा, कौवा का जो अंडा होगा, ये कौवा को क्या करेगा, तो यहां से कौवा के अंडा को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो कोयल क्या करता है, दूसरे के घोंसला में अंडा देता है, और कौवा के जो अंडा होता है, कौवा के अंडा को क्या करता है, कौवा के अंडा को बाहर फेंक देता है। अंडा को क्या करता, तो मेरे भाई यहां पर बाहर कर देता है। ये क्या करेगा, तो इसको बाहर कर देता है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर मामला क्या है मेरे भाई, तो इन दोनों में संबंध आ गया। तो कोयल को तो फायदा हो गया, घर मिल गया और आराम से वो घोंसला दिया, तो मेरे भाई इसको तो फायदा हो गया प्लस। लेकिन कौवा का अंडा को बाहर कर दिया, कौवा का नुकसान हो गया, कौवा का नुकसान हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक को प्लस है, दूसरे को माइनस है। जब भी प्लस और माइनस की बात आएगी, एक को फायदा एक को नुकसान की बात आएगी, तो इसी को पैरासिटिज्म कहते हैं, इसी को पैरासिटिज्म कहा जाता है मेरे भाई। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं क्या, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है कि संघ मोलस्का की हम बात कर रहे हैं, मोलस्का की बात कर रहे हैं मेरे भाई। मोलस्का जो हमारा है, हम लोग जानते हैं कि ये जो मोलस्का हमारा है, मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा है। तो हम सभी लोग जानते हैं अगर मोलस्का की बात कही जाती है, किसकी बात कही जाती है मेरे भाई, यदि यहां पर मोलस्का की बात कही जाती है तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे मोलस्का की बात कही जाती है तो मोलस्का हमारा क्या है, तो कहेंगे जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, तो जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा जो संघ होता है वो हमारा कौन होगा, तो कहेंगे मोलस्का होगा। मेरे भाई मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। अगर हम मोलस्का की बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना है मोलस्का का जो ऊपरी शरीर का ऊपरी भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना का बना होता है, जो कि काफी हार्ड होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, मोलस्का की अगर बात करते हैं, मोलस्का की बात करते हैं, इसके शरीर का बाहरी आवरण जो होता है, इसके शरीर का जो बाहरी आवरण होता है, शरीर के बाहरी आवरण की अगर हम बात करते हैं तो इसके शरीर का जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा होता है ये हार्ड सरफेस देता है मेरे भाई, यहां पर कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना की बनी होती है, और ये हमारा कैसा, तो कहेंगे कैल्कारियस सेल के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, ये हमारा सही है, ये सही, हमारा कैल्शियम युक्त इसमें कवच होता है। दूसरी बात, अगर मोलस्का की बात करते हैं, मोलस्का के अंदर कौन आता है, सीपी, शंख, यही सब आता है। तो अगर मोलस्का की बात करते हैं, इसी में हमारा इसका एग्जाम्पल है सीपी, इसका एग्जाम्पल शंख। आप देखे होंगे पानी में शंख देखे हैं कि नहीं देखे हैं, शंख का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट काफी हार्ड होता है, दबाइएगा तो नहीं आपसे कुछ होगा। सीपी हो गया, शंख हो गया, इसी तरीके से हम कहेंगे इसके अंदर हमारा क्या आता है, कहेंगे ऑक्टोपस भी हमारा होता है, हम ऑक्टोपस की भी बात करते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल है मेरे वो किसका है, तो मोलस्का का एग्जाम्पल है। अब यहां पर बात आता है कि चलो ये तो ठीक है, अब मोलस्का के मुंह की बात करते हैं, इसके मुंह की बात करते हैं। तो इसके मुंह में मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे मोलस्का चूंकि भोजन करेगा तो उसके मुंह में क्या होता है, रेडुला होता है। इसके मुंह में क्या होता है मेरे भाई, रेडुला होता है, इसके मुंह में क्या होता है, रेडुला पाया जाता है। और ये रेडुला क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, रेडुला जिसमें टीथ का अरेंजमेंट होता है, रेडुला हम उसको कहते हैं, मुंह में रेडुला होता है और इसी से वो भोजन को चबाता है, इसी से भोजन को चबाता है। इस बात को ध्यान रखें, भोजन को चबाता है। मेडुला में आपको ध्यान रखना मेरे भाई, मोलस्का में रेडुला होता है, मोलस्का में रेडुला होता है और ये मुंह में पाया जाता है, जो भोजन को चबाने के काम आता है। रेडुला क्या है मेरे भाई, तो टीथ का अरेंजमेंट होता है इसमें। रेडुला किसको कहते हैं, तो मुंह में टीथ का जो अरेंजमेंट होता है, टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसी को रेडुला कहते हैं। इस बात को, टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसको रेडुला, टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहता है, टीथ का जो अरेंजमेंट होता है, टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। और मुंह में, उसके मुंह में होता है और वह भोजन को चबाता है इसी से। इसलिए भोजन के लिए रेतन अंग जिसको कहते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन जिससे रेडुला कहा जाता है, रेडुला भोजन को चबाने के काम में आता है। उसके शरीर के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, कैल्शियम युक्त कवच होती है। मेरे ध्यान रखना, शरीर के ऊपर एक मेंटल नामक नरम पदार्थ भी होता है, उसके शरीर के ऊपर एक मेंटल नामक नरम पदार्थ भी होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे तो आप आंसर क्या करोगे, तो आपको कि सर ऑप्शन नंबर डी जो है ये किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। और मोलस्का जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे बड़ा संघ कौन होता है, तो जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ आपको ध्यान रखना है, ऑर्थोपोडा होता है। नेहा सिंह कह रही हैं कि आज तो हमको लग रहा है कि सब कुछ नया पढ़ रहे, नया इसलिए लग रहा है चूंकि थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। हम इसलिए तो कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है उस क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ करके आपको बताएं, और जितना पॉइंट हम लिखा रहे हैं इसको बस नोट करके आप लिख लीजिएगा, कभी काम आ जाए, ठीक है, कोई नहीं जानता है, इसलिए ध्यान रखने की चीज है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे ही हैं, क्वेश्चन पूछ देगा तो उस समय आपको लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना, एक हमारा क्या तो कहेंगे पक्षाभ, और एक हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर कासीभिका, कसाभिका की बात करते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। देखो, एक को हिंदी में
ऐसा बोला गया, एक को हिंदी में ऐसा बोला गया। तो सीलिया फ्लैजिला सब एक कोशिकीय जीव है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर मेरे भाई किसकी बात कर रहा है, तो आपसे सीलिया की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, तो आपसे फ्लैजिला की बात कर रहा है। अगर सीलिया फ्लैजिला की बात करता तो आपको ध्यान रखना है ये एक कोशिकीय जीव है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा जीव है मेरे भाई, तो एक सीलिया फ्लैजिला की बात, ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला एक कोशिकीय नहीं, जीव नहीं है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ये कहां पे, तो ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, इस बात को, जीवों में एक कोशिकीय जीवों का प्रचलन अंग, ऐसे कहे एक कोशिकीय जीवों का प्रचलन अंग होता है, इस बात को ध्यान रखें। एक कोशिकीय जीवों का प्रचलन अंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों का जो प्रचलन अंग सीलिया और फ्लैजिला होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये प्रचलन अंग किसका बना होता है मेरे भाई, तो ये सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये किसका बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको समझना है। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं। क्वेश्चन उसी पर आपसे पूछा गया, कहता है कि सीलिया फ्लैजिला के आंतरिक संरचना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो आंतरिक संरचना की बात कर रहा है। और आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नालिकाएं होती है। तो आपको ध्यान रखना, इसमें दो बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कितने बात, तो दो बात याद रखना है। एक तो मेरे भाई यहां पर आपसे जो बोला है आंतरिक संरचना, एक तो आपसे बोला गया है क्या, तो कहेंगे यहां पर आंतरिक संरचना। एक तो आपसे बोला गया है आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिका की बात में, आंतरिक संरचना में सूक्ष्म नलिका की बात कही गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कही गई है, सूक्ष्म नलिका की बात कही गई, इस बात को ध्यान रखना। सूक्ष्म नलिका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना आंतरिक संरचना में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं आंतरिक संरचना में अगर होता है तो याद रखना 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखने। 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ये बात आपको ध्यान, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 9+2 का यहां पर अरेंजमेंट होता है, किसका, तो हम लोग यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। आंतरिक अंदर में जो संरचना होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात करते हैं तो वो हमारा कैसे होता है, तो कहेंगे 9+2 के रूप में अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर बेसल्स बॉडी की बात करते हैं, उसके बाहरी शरीर के बाहरी संरचना की अगर बात करते हैं, ये तो आंतरिक संरचना था, लेकिन अगर बाहरी संरचना की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी संरचना में जो सूक्ष्म नलिका होती है उसकी अगर हम बात करें तो आंसर क्या करोगे, तो बाहरी संरचना में जो सूक्ष्म नालिका होती है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये कैसा होता है, तो याद रखना 9+0 का अरेंजमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर 9+0 का अरेंजमेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई आपसे आंतरिक संरचना पूछा गया है, ये पूछा 9+2 का अरेंजमेंट होता है, और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात तो याद रख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। समझिए गौर से, याद रखना है, सब कुछ नोट करके लिख लीजिए, क्या पता क्या पूछ देगा। इसलिए आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट से हमेशा कोशिश कीजिए, टेस्ट से नया चीज सीख रहे हैं तो अच्छी बात है ना। पढ़े पढ़ाए हुआ चीज को क्या देखना है, डेली कुछ नया मिल रहा है तो और अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आवृत्त बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, आवृत्त बीजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब मेरे पे हम सभी लोग जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आपको दोहरा निषेचन जो होता है वो कहां पे होता है, ये बात आपको सबसे पहला बताना है। दोहरा निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जिसको दोहरा निषेचन कहते हैं, ये कहां पर होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जिसको आप कहते हैं दोहरा निषेचन जो होता है मेरे भाई आवृत्त बीजी में होता है। ये किस में होगा, तो आवृत्त बीजी में होता है। और आवृत्त बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म है मेरे भाई। आवृत्त बीजी क्या है, तो कहेंगे ये हमारा इंग्लिश में कहेंगे जिसको एंजियो
एंजियोस्पर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। और आवृत बीजी कहने का मतलब है जिसके बीज का बाहरी आवरण होता है। अगर किसी के बीज का बाहरी आवरण, जिसके बीज का क्या होता है तो कहेंगे बीज का बाहरी आवरण अगर होता है तो उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। और उसी में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक बार जो गैमीट्स बनेगा, एक बार जो जाइगोट्स बनेगा वो क्या बनेगा, तो एक बार जाइगोट्स जो हमारा बनेगा तो मेरे भाई हमारा कैसा बनेगा, तो डिप्लॉइड्स बनता है। तो एक बार डिप्लॉइड्स होगा और दूसरी बात अगर बनेगा तो हमारा कैसा ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो एक बार 2n बना और 2n हमारा क्या, तो कहेंगे डिप्लॉइड जाइगोट्स हो गया। ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा डिप्लॉइड जाइगोट्स हो गया। इस बात को ध्यान, यहां पर डिप्लॉइड जाइगोट्स का, यहां पर डिप्लॉइड जाइगोट्स बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, तो कहेंगे 3n, और 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। इसका मतलब होता है मेरे भाई क्या, तो कहेंगे यहां पर ट्रिप्लॉइड जाइगोट्स हमारा बनता है, ट्रिप्लॉइड्स जाइगोट बनता है, इस बात को ध्यान रखना। और तब जाकर के हमारा क्या होता है, कहेंगे एक भ्रूण का निर्माण होता है। तब जाकर के क्या होता है, ये सब हमारे क्रियाएं होगी तब जाकर के हमारा एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो मामला यह है कि डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो मेरे भाई एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा यानी कि 2n बनेगा, एक ट्रिप्लॉइड जाइगोट भी बनेगा, ये भी हमारा सही है, और एक भ्रूण बनेगा। उसके बाद इन दोनों से मिलकर के एक भ्रूण का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है 1n, डिप्लॉइड का मतलब 2n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n होता है। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई बायोलॉजी की स्पेशल क्लासेस चल रही है। जिन भी बच्चे को लगता है कि हमको बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस चाहिए, आप जाइए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। ये रामबाण बैच बायोलॉजी केवल कंप्लीट बायोलॉजी ही होगा। ये बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी की जो थ्योरी है आप ये समझ लीजिए, उसी पर बेस्ड पूरा चीज हमारा पूरा एनसीईआरटी का टू द पॉइंट एक एक चीज आपको मिलेगा। ये क्लासेस हमारे द्वारा कराया जा रहा है, इसमें हम खुद आपको पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को स्पेशल बायोलॉजी क्लासेस करनी है तो आप रामबाण बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या था, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की बात करते हैं। मेरे भाई हमने आपको बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, याद कीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए। अगर मान लेते कि कोई आपके पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट का न्यूट्रॉन और उस एलिमेंट का प्रोटॉन दोनों का रेशियो अगर 1.5 से ज्यादा होता है तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो कैसा एलिमेंट है, तो वह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब जाहिर सी बात है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसी का डीके होता है, इसी का क्षय होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होता है, इसी का क्या होगा मेरे भाई, क्षय होता है। और जब इसका क्षय होता है तो जाहिर सी बात है ये जब टूटता है तो टूटने में समय लगता है, और डीके जब होता है तो इसीलिए हमारा डीके के दौरान हमारा हाफ लाइफ निकल करके आता है। तो आप जानते होंगे रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु काल 10 दिन है। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा है जिसका हाफ लाइफ कितना दे रखा है, हाफ लाइफ को टी हाफ को ऐसे दिखाते हैं, और ये कितने दिन का लिखा हुआ, कहेंगे 10 दिन का है। हाफ लाइफ कितने दिन का दे रखा है मेरे भाई, इसका हाफ लाइफ 10 दिन का दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका फुल लाइफ 20 दिन का है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका हाफ लाइफ 10 दिन का है, इसका मतलब मेरे भाई कि 10 दिन का इसका हाफ लाइफ है, तो 10 दिन के बाद किसी भी नमूने के आधे नाभिक विघटित हो चुके होंगे। हाफ लाइफ 10 डेज का, इसका मतलब हो गया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे होंगे उसके आधे नाभिक क्या होंगे, विघटित हो चुके होंगे। इसका मेन फंडा ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि 10 दिन का अगर उसका हाफ लाइफ है तो 20 दिन में पूरा वो उसका खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे भाई इसलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पदार्थ 20 दिन में पूरी तरह से विघटित हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इसका एकदम रॉन्ग है। 20 दिन के बाद प्रारंभिक नाभिक को 3/4 हिस्सा में विघटित कर देगा, ये भी इसका रॉन्ग है। तो हम लोग कहेंगे 10 दिन का मतलब होता है 10 दिन के बाद कि नाभिक जो हमारा होगा, या फिर हम कहेंगे किसी भी नमूने का आधे नाभिक क्या हो जाएंगे, तो विघटित हो गए। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं। एक क्रिकेटर तेजी से गेंद आती हुई पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो हम लोग जानते हैं ये हमारा न्यूटन का कौन सा लॉ यूज करता है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, यहां पर न्यूटन
सेकंड लॉ इस्तेमाल होता है। न्यूटन कौन सा, तो कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ जो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपने सेकंड लॉ में स्टेटमेंट दिया है, इनका कहना है कि बल समानुपाती क्या होगा, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसका समानुपाती होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, अगर मान लेते कोई खिलाड़ी गेंद आ रहा है इधर से, और खिलाड़ी अगर मान लेते कि यहां पर कैच पकड़ेगा, अगर मान लेते कि यहां से गेंद चलना शुरू किया, यहां से गेंद आ रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते कि यहां पर हमारा कितना सेकंड था, तो कहेंगे यहां पर मान लेते हैं ये आप अगर पकड़ रहे थे तो यहां पर पकड़ रहे थे, आप मान लेते मेरे भाई कि आप यहां पर 10 सेकंड पर उसको पकड़ रहे थे, लेकिन जब आप उसको यहां पकड़ रहे हैं तो आप 12 सेकंड में पकड़ रहे हैं, और अगर और हाथ को पीछे कर रहे हैं, गेंद इधर से आ रही है, और अगर आप यहां पकड़ेंगे तो अंतर कितने का होगा, तो मेरे भाई टाइम में जो अंतर होगा डेल्टा टी, जिसको आप कह रहे हैं dt, जो हमारा डेल्टा टी होता है, टाइम में अंतर कितने का हुआ, तो 12 में से 10 घटा दिए 2 सेकंड का हुआ। लेकिन खिलाड़ी क्या करता है, तो जब गेंद आती हुई दिखती है तो उसको यहां कैच नहीं लेता है, उसको और पीछे करके हाथ को पीछे करता तब कैच लेता है, तो पता चलता है कि 10 सेकंड नहीं, वो 12 सेकंड में कैच नहीं लिया, वो 15 सेकंड में मान लेते कैच लिया। जब 15 सेकंड में कैच लिया तो बताओ डिफरेंस कितने का हुआ, तो मेरे पास डेल्टा टी जो dt हमारा होगा, ये डेल्टा टी डिफरेंस हमारा अब 10 से 15 हो गया, तो यहां पर 5 सेकंड का डिफरेंस हुआ। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि खिलाड़ी यहां से गेंद आते हुआ देखता है तो यहां कैच नहीं लेता है, अपने हाथ को पीछा करता है। जब अपने हाथ को पीछा करता है तो कहने का मतलब है टाइम का डिफरेंस बढ़ता है। टाइम का डिफरेंस यहां से यहां में अगर कितना था, 2 सेकंड था, तो यहां से यहां अगर आया तो टाइम का डिफरेंस बढ़ गया। तो मेरे भाई जब हाथ को पीछे की ओर खींचता है तो टाइम का डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि टाइम नहीं बढ़ता है, टाइम का डिफरेंस बढ़ता है। टाइम का डिफरेंस बढ़ गया, और जाहिर सी बात है जब कैच लेगा तो गेंद को रोकेगा, जब गेंद रुकेगा तो उसका संवेग कम होगा, तो मेरे भाई संवेग में परिवर्तन भी उसका कम हो जाएगा। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो और हमारा कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, तो और खिलाड़ी को हाथ में चोट नहीं लगता है, क्योंकि चोट ज्यादा तभी लगता जब बल ज्यादा होता। तो क्रिकेट क्या करता है, क्रिकेटर क्या करता है, तो क्रिकेटर लोग को ये सिखाया जाता है कि आप जब क्रिकेट कैच करते हैं तो उस समय आप क्या कीजिए, तो बॉल को आप कैच वैसे कीजिए अपने हाथ को पीछे। एक क्रिकेटर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ पे अप्लीकेबल है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि अगर ये खींचता है तो किस लॉ का एप्लीकेशन यूज करता है, याद रखना न्यूटन के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन यूज करता है। तब कहता है मेरे भाई, इनका स्टेटमेंट पर ये कहता है कि उस समय अंतराल को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। समय अंतराल जिसको आप डेल्टा टी कह रहे थे, जिसको आप dt कह रहे थे, इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हम भी वही बात कह रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया। जिसमें गेंद का संवेग क्या होगा, तो शून्य हो जाता है, बिल्कुल सही बात है मेरे। गेंद का संवेग क्या होगा, तो कहेंगे गेंद रुकेगा तो गेंद का संवेग घट करके शून्य हो जाता है, तो संवेग घट करके शून्य हो जाता है। आप पकड़ लीजिएगा तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। ये स्टेटमेंट तो राइट। अगला, गेंद द्वारा हाथों पर लगाए बल को, गेंद द्वारा, किसके द्वारा, गेंद द्वारा। जब बॉल इधर से हिट कर रहा था हाथ पे, तो मेरे पास जैसे हम सेकंड लॉ का एप्लीकेशन यूज करते हैं, हाथ को पीछे की ओर करते हैं, तो गेंद के द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को वो क्या करता है, तो कहेंगे कम कर देता पीछे खींचने से। गेंद के संवेग में कुल परिवर्तन को नहीं बदलता, कह रहा है गेंद के संवेग में कुल परिवर्तन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा पी को नहीं बदलता, ये गलत है मेरे भाई। जाहिर सी बात है कि ये भी हमारा बदल जाता है, डेल्टा पी का मान भी हमारा घट जाता है। यानी कुल मिलाकर के दो स्टेटमेंट अगर हमारा सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट हो जाएगा मेरे भाई। कुल परिवर्तन, देखो आवेग लिख दिया। आवेग का मतलब क्या होता है, आवेग का मतलब आप क्या समझते हैं, आवेग का मतलब इंपल्स। इंपल्स हमारा क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहता है। आवेग बोला मतलब डेल्टा पी कह रहा है, क्या डेल्टा पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, डेल्टा पी में कमी आती है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग उच्च गति डेटा करने, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर करना उसको फास्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ऑप्टिकल फाइबर का नाम तो आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया भी है आपको कि अगर ऑप्टिकल फाइबर हमारा यूज होता है तो ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करते हैं इसका यूज कहां पे करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं मेरे भाई। ये डेटा को क्या करता है, तो कहेंगे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डेटा को क्या करता है, कहेंगे ट्रांसफर करने, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोग्राम वगैरह होता है कंप्यूटर में, जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं उसके डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है या जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। क्यों मेरे भाई? ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा होता है इसकी 3 परतें होती है। इसकी कितनी परत होती है? तो इसकी 3 परत होती है। चलो यहां बताते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ये कैसा होता है? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हमारा फ्लेक्सिबल होता है, ये लचीला भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है? क्योंकि ये लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। ये लचीला होता है, इसका मतलब है ये फ्लेक्सिबल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये लचीला होता है। हमारा ये कैसा होता है कि ऑप्टिकल फाइबर हमारा लचीला होता है। अब दूसरी बात समझना मेरे भाई कि अगर हम यहां पर ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है इसकी अगर हम बात करते हैं, ये तो बात पता चल गया किस फेज पर काम करता है, ये कैसा होता है। लेकिन इसकी 3 परत होती है। कितनी परत होती है मेरे भाई? इसकी 3 परत होती है, इस बात को ध्यान रखना। और 3 परत जो होती है वो तीनों परत कैसा होता है? सबसे अंदर की परत को कहते हैं कोर, बीच वाले परत को कहते हैं क्लैडिंग, बीच वाले परत को क्या कहते हैं? क्लैडिंग। और सबसे बाहरी जो परत होती है उसको कहते हैं जैकेट। सबसे बाहरी परत जो होती है उसको कहते हैं जैकेट। तो ये सबसे बाहरी, ये सबसे अंदर। तो आंतरिक परत कोर होती है और सबसे बाहरी परत जैकेट होती है और बीच वाली परत क्लैडिंग की होती है। और ये तार जैसा गुच्छा जैसा बना हुआ रहता है ऑप्टिकल फाइबर। ऐसा ऑप्टिकल फाइबर का संरचना आपने देखा होगा। ऐसा हमारा ऑप्टिकल फाइबर का संरचना होता है और इसी में ये लेयर बना हुआ रहता है, अलग अलग लेयर हमारा रहता है। तो इसकी कितनी परतें होती है? तो मैंने आपको बताया इसमें 3 परतें होगी। कितनी परतें आपको होगी? तो कहेंगे इसमें 3 सर परत होती है। ऐसा 3 परत दिखता है। एक बाहर वाला जो उसको कहते हैं जैकेट, अंदर वाले को कहते हैं हम लोग क्या? तो याद रखना मेरे भाई, अंदर वाले को कोर कहते हैं। लेकिन याद रखना जो कोर हमारा होता है इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। कोर वाला जो हमारा μ1 होगा और जो बाहर वाला हमारा μ2 होगा। तो इसमें रिलेशन याद रखना कि अंदर वाला जो हमारा वो ज्यादा होगा, अंदर वाले का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। किससे? तो बाहर वाले के अपवर्तनांक से। कई बार ये रिलेशन भी पूछता है ऑप्टिकल फाइबर के केस में। अब हम लोग चलते हैं यहां पर, समझते हैं कि मेरे भाई ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहां करते हैं? तो उच्च गति डेटा के संचरण के लिए करते हैं। इस कार्य का सिद्धांत आपसे किस घटना पर आधारित है? मेरे भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो सही है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटेगी ना जब हमारा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलता है। तो मान लेते हैं कि प्रकाश चलना शुरू किया तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम ऐसे हमारा होने लगता है। क्योंकि μ1 ग्रेटर देन हमारा μ2 तो ये सघन माध्यम हमारा होगा। विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम और घटना सघन से सघन में ही रह जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। दूसरी बात, इस तथ्य पर कोर जो होता है, जो कोर है, कोर का अपवर्तनांक मेरे भाई क्लैडिंग के से अधिक होता है। तो सबसे अंदर में हमारा अपवर्तनांक μ1 है और बाहर में अपवर्तनांक क्या? तो μ2 है। तो जो अंदर का परत होगा उसकी अपवर्तनांक ज्यादा होगी बाहर के परत से। तो आप सीधा कहेंगे सर कोर को हम कहेंगे कोर सबसे अंदर का पार्ट है, इसका अपवर्तनांक अगर μ1 कह दिए और क्लैडिंग का अपवर्तनांक अगर μ2 कह दिए तो ये रिलेशन आएगा कि μ1 ग्रेटर देन हमारा μ2 होगा। अंदर में सघन और बाहर में विरल होगा। सघन से विरल में प्रकाश जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी और इसीलिए हम कहते हैं कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। बताइए मेरे भाई, ये कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होगा क्लैडिंग की तुलना में। क्लैडिंग का अपवर्तनांक हमारा क्या होगा? तो ज्यादा होगा। किसके तुलना में? तो जैकेट की तुलना में। इस बात को ध्यान रखना। ये सब प्रकार। दूसरी बात कहता है कि प्रकाश का न्यूनतम हानि के साथ फाइबर के अनुदिश मार्गदर्शन करने पर करते हैं। तो मेरे भाई जाहिर सी बात, ऑन गाइडिंग लाइट अलोंग द फाइबर विथ मिनिमम लॉस, यानी इसमें बहुत कम हमारा लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर आंसर करेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए। सभी ऑप्शंस आपके यहां पर क्या है? तो राइट आंसर्स है मेरे भाई, सभी आपके करेक्ट आंसर्स है। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है भंवर धारा की बात कर रहा है मेरे भाई। भंवर धारा किसको कहते हैं? एडी करंट को भंवर धारा कहते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। हम लोग एडी करंट की बात करते हैं मेरे भाई। ये जो एडी करंट है ये कोई अच्छा चीज नहीं है। अगर एडी करंट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में इसी को बोला जाता है भंवर धारा। एडी करंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भंवर धारा। आप ध्यान रखेंगे एडी करंट को क्या कहते हैं? तो भंवर धारा कहते हैं। ये बात आपको मेरे भाई ध्यान रखना, जो एडी करंट है इसको भंवर धारा कहते हैं। तो एडी करंट जो होता है ये कहां देखने को मिलता है? तो ट्रांसफार्मर वगैरह में देखना। ट्रांसफार्मर का नाम सुने कि नहीं सुना है? उसी में एडी करंट वगैरह देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एडी करंट क्या? जैसे मान लेते हैं कि पानी, शांत पानी, एक पत्थर गिरा दीजिएगा तो देखिए ऐसे से गोल गोल जो बनता है उसी को भंवर धारा कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि भंवर धारा का मतलब होता है कि इस तरह का धारा हमारा क्रिएट होता है। आप पत्थर गिराओगे तो इसके चारों तरफ ऐसा धारा ऐसा ऐसा चारों तरफ बन जाता है। पानी में गिराओ पत्थर तो ऐसा ऐसा वेव दिखने लगता है, उसी को भंवर धारा कहते हैं। तो
आपसे बोला कि भंवर धारा किसी चालक में प्रेरित धारा होती है। किसी चालक में कैसी धारा? तो प्रेरित धारा होती है, इंड्यूस्ड करंट होता है, बिल्कुल सही बात है। किसी चालक में इंड्यूस्ड करंट हमारा होता है, लेकिन उसके संबंध में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। जाहिर सी बात है कि चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो करंट डेवलप करेगा, और इसके बारे में क्या सही वो बताना है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करते हैं यहां पर करंट दिए, उसमें मैग्नेटिक गुण आ गया, करंट दिए मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ तो हम कहेंगे उसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फोर्स वगैरह डेवलप होता है। तो यह उपयोग चुंबकीय ट्रेन के ब्रेकिंग प्रणाली में होता है। आपने नाम सुना होगा कि चेन्नई, अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना वगैरह में क्या होता है, जो ट्रेन चलती है बहुत हाई स्पीड से चलती है, और ट्रेन का पहिया जो होता है उस पटरी से काफी ऊंचा होता है, पटरी पर नहीं होता है। वो किसके वजह से चलता है? तो मैग्नेटिक जो लिंकिंग होता है, यानी आप ये कह सकते हैं चुंबकीय ट्रेनों की ब्रेकिंग प्रणाली में वहां पर हमारा काम करता है। तो ये भंवर धारा चालक में प्रेरित धारा के रूप में होता है। इसका रिलेशन मेरे भाई कहीं ना कहीं वहां भी देखने को मिलता है, वहां भी देखने को मिलता है। ये तापन प्रभाव उत्पन्न कर, इसका उपयोग प्रेरण भट्ठी में भी करते हैं। जब करंट हमारा प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है हीटिंग भी प्रोड्यूस करेगा, और हीटिंग के रूप में ही ट्रांसफार्मर वगैरह में गर्म होकर के लॉस होता है, उसी को एडी करंट लॉस कहते हैं। गर्म होकर के जो लॉस होता है उसको एडी करंट लॉस कहते हैं। हीट के रूप में लॉस हमारा होता है। यह हमेशा उच्च उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है जो इसमें उत्पन्न होती है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के इसके आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। लेकिन आपको यह बात समझना मेरे भाई, एडी करंट का जो लॉस होता है, एडी करंट लॉस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एडी करंट लॉस हमारा कहां पे होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। कहां पे होगा? जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसमें एडी करंट लॉस होता है। अब एडी करंट लॉस हमारा किस रूप में होता है? तो मेरे भाई ये हीट के फॉर्म में होता है। ये किसके रूप में होता है? कहेंगे ये हीट के फॉर्म में एडी करंट लॉस होता है, हीट के फॉर्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, उष्मा के रूप में हमारा होता है, हीट के फॉर्म में ये लॉस होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखना मेरे भाई कि एडी करंट लॉस को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा चीज तो नहीं है। तो एडी करंट लॉस को अगर कम करना है, अगर एडी करंट लॉस को अगर कम करना मेरे भाई, इस लॉस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको लॉस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आपको ध्यान रखना है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप जो भी कोर इस्तेमाल करेंगे कोर लेमिनेटेड होना चाहिए। आयरन कोर का आपने इस्तेमाल कर आप इस्तेमाल करते हैं तो आयरन कोर कैसा? आयरन कोर लेमिनेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लेमिनेटेड होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है, आयरन कोर लेमिनेटेड होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि आयरन का जो कोर होगा, आयरन की जो पतली पतली पट्टी हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो लेमिनेटेड होगी। तो किससे लेमिनेटेड होगी? तो मेरे भाई सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड होती है। सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड होता है। सिलिकॉन स्टील की मात्रा कितनी होती है? 3 से लेकर के 4% भी उसमें मिला करके लेमिनेट करते हैं, तो एडी करंट लॉस को कम किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, एक बार में 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए किसी भी सूरत में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम इतना तोड़ तोड़ करके इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे और इस रिलेटेड जो पॉइंट है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेरे भाई प्रत्यास्था के हुक के नियम की बात करते हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि हुक का नियम जो होता है प्रत्यास्था तक ही लगता है, यानी कि हमारा हम लोग सीधा कह सकते हैं ये कहां तक लागू होता है मेरे भाई? तो हुक का जो नियम होता है इलास्टिक, आप ये कह सकते हैं अगर हुक के नियम की बात करते हैं ये कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक ही लागू होता है। तो मेरे पास हुक नामक एक साइंटिस्ट था। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम हुक की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हुक की बात करते हैं। तो जो हुक्स लॉ हमारा होता है, जो हुक का नियम हमारा होता है, इसको हुक्स लॉ कहते हैं। हुक का नियम, हुक्स लॉ मतलब हुक का नियम। ये हुक का नियम कहां लागू होता है? तो मेरे पास हुक का नियम आपको ध्यान रखना है, ये कहां? तो प्रत्यास्था सीमा तक लागू होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक लागू होता है। कहां तक लागू होगा? तो कहेंगे अप टू इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। अप टू इलास्टिक लिमिट तक, अप टू इलास्टिक लिमिट तक लागू होता है। इस बात तक लागू होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। कहां तक लागू होता है? अप टू इलास्टिक लिमिट तक। अब आपको लग रहा होगा सर ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो आप एक बात समझिए मेरे भाई, इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब होता है कि जहां तक इलास्टिसिटी का गुण होता है उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। मान लेते कोई रबर लिए, रबर को आप खींच रहे हैं, पहले उसकी लंबाई 1 मीटर थी, आपने खींचा 1.5 मीटर कर दिया, खींच करके लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक छोड़ दिए, फिर 1 मीटर का बन गया, उसमें
इलास्टिसिटी का गुण है और अपने इलास्टिक लिमिट तक अपने शेप को रिगेन कर लेता है। तो जहां तक वो अपने शेप को रिगेन कर लेता, लेकिन अगर ये 1.5 मीटर से थोड़ा भी खींच देते तो न मर जाता, तो फिर वो 1 मीटर नहीं बन पाता। तो इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब आपने खींचा खींचा खींचा, इस इलास्टिक लिमिट तक खींचा, छोड़ दिए तो अपने शेप में आ गया, लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो फिर शेप में वापस नहीं आ पाया, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण घुस गया। तो मेरे भाई जो हुक का नियम होता है वो इलास्टिक लिमिट तक ही लागू होता है, प्रत्यास्था सीमा तक ही लागू होता है। इलास्टिक लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर प्रत्यास्था सीमा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। अब ये हुक्स का स्टेटमेंट क्या है, तो वो स्टेटमेंट आप समझिए। हुक का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को समझना है। इनका स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, तो इनका स्टेटमेंट ये है कि अगर हम किसी भी चीज को खींचते हैं, तो जाहिर सी बात उसमें विकृति आ रही है। अगर वो नमर रहा है तो विकृति आ रही है, और अगर विकृति आएगी तो उसमें प्रतिबल भी पैदा होगा। तो आपके हाथ को भी अंदर की तरफ खींचेगा। कोई भी चीज को अगर आप खींचते हैं तो आपके हाथ को भी खींचता है, तो जो आपको हाथ को खींचता है उसको प्रतिबल कहते हैं, और जब अगर नीचे खिंचा रहा है इसको हम लोग विकृति कहते हैं। तो इनका स्टेटमेंट हमारा क्या है मेरे भाई, कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति का समानुपाती होता है। प्रतिबल जो होता है, ये प्रतिबल की अगर बात करते हैं तो प्रतिबल समानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे ये विकृति का होता है। ये इनका स्टेटमेंट है। और यहीं से समानुपाती वाले टर्म को जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, एक टर्म आता है जिसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, और ये ई गुना में हमारा विकृति का हो जाता है। ई गुना में हमारा विकृति का हो जाता है, और यहां पर प्रतिबल का फॉर्मूला बन जाता है। यहां पर प्रतिबल का फॉर्मूला, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये प्रतिबल समानुपाती विकृति का होगा, और यहां से जब इसे समानुपाती इक्वल टू में कन्वर्ट करिए ई आता है, और ई को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ई को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रत्यास्था गुणांक के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। और ई बराबर फॉर्मूला बन जाता है क्या, तो कहेंगे प्रतिबल डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो कहेंगे हमारा विकृति हो जाएगा। प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति, और इसी को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो आपसे अब क्या पूछा है, कह रहा है कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, अंदर बोला, बाहर में मेरे प्रत्यास्था सीमा के बाहर हुक्स लॉ काम नहीं करता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर काम करता है, अप टू इलास्टिक लिमिट काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि प्रतिबल जो है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। हमने पहले ही बोल दिया मेरे भाई कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा तो प्रतिबल हमारा समानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे विकृति का होगा। इस बात को ध्यान रखें। विकृति क्या होता है, किसी भी चीज का खिंचा जाना विकृति कहलाता है। अब विकृति होगा तो जाहिर सी बात वो आपके हाथ को भी खींचेगा, उसमें प्रतिबल पैदा, इसके कारण ये पैदा होता है, ध्यान रखना। और मेरे भाई ये अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती का साइन है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इन दोनों में रिलेशन समानुपाती का है, लेकिन अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही है। अगला कहता है कि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, ये हमारा क्या देता है, प्रत्यास्था गुणांक देता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से राइट है। आगे कहता है मेरे भाई, यदि विरूपक बल, अगर आप किसी भी चीज को खींचे, जो आपके द्वारा बल लगाया गया उसको विरूपक बल कहता है। यदि विरूपक बल को हटा दिया जाए तो वस्तु पूरी तरीके से अपने मूल आकार और अवमाप को में वापस आ जाती है। विद इन इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, हम हुक का नियम अगर कहता तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तभी ये सब नियम लागू होता है। मेरे भाई ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे हुक के नियम के लिए राइट है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक आपके राइट आंसर्स होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि सैनिकों के लटकते हुए पुल को पार करते समय, सैनिक क्या करता है, लटकता हुआ पुल से पार करेगा तो पुल टूटने की संभावना रहती है। अगर पुल टूटने की संभावना रहेगी मेरे भाई, तो पुल तभी टूटेगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी, जब चुकी जाहिर सी बात, लटकने का मतलब दोलन गति करेगा, ऐसे से करेगा। आप देखे होंगे पुल ऐसे से भी करता है, ऐसे से करता है, दोलन गति करता है मेरे भाई। उस पुल की फ्रीक्वेंसी अगर रेजिडेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो वहां पर आयाम कंपन बहुत बड़ा होगा और टूटने की संभावना है। इसलिए कभी भी हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर उसको नहीं पहुंचने देंगे। तो ध्यान रखना कि सैनिक को लटकते हुए पुल को पार करते समय कहता है कि कदम से कदम मिलाकर के मत चलिए। अगर कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं तो एक कदम दूसरा कदम दोनों बराबर रखे हैं। एक कदम आप आगे रखिए, दूसरा कदम आप पीछे रखिए, ऐसे चलिए। ये नहीं कि एक कदम और दूसरा कदम दोनों को बराबर कर दीजिए, एक आगे है तो एक पीछे रहना चाहिए। अगर दोनों को बराबर कर दिया, ऐसे सीधे खड़े हो गए, कहानी खत्म मेरे भाई। वैसी परिस्थिति में कहेंगे पुल की रस्सी टूट जाएगी। तो कह रहा है कि जब यहां पर सैनिकों को एक लटकते हुए पुल को पार करते समय कह रहा है कि कदम को मिलाकर के नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए?
पुल को बड़े आयाम के साथ दोलन करने से रोकने के लिए। जाहिर सी बात है, आप दोनों पैर को एक जगह कर दीजिएगा तो आयाम बढ़ जाएगा, आयाम बढ़ेगा मेरे भाई तो उसका दोलन, उसके दोलन जो होंगे वो रुक जाएंगे, आयाम बढ़ जाएगा, दोलन रुक जाएगा। पुल के बड़े आयाम के साथ दोलन करने से रोकने के लिए उसको ऐसा करते हैं। दूसरी बात यानी कि बड़े आयाम के साथ दोलन करने से रोकने के लिए करते हैं, रोकने के लिए करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बड़ा आयाम नहीं होना चाहिए, अनुनाद की स्थिति से बचने के लिए करते हैं, रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। रेजोनेंस हमारा होता है कि चलने की आवृत्ति जो होगी उस स्वाभाविक आवृत्ति से अगर मेल खा जाएगा तो उसको अनुनाद कहते हैं। इससे भी बचने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अनुनाद पर एक छोटा आवधिक बल भी क्या होता है, बड़े आयाम को कंपन करता है और टूटने की संभावना है। इसका मतलब है मेरे भाई इसके सभी ऑप्शंस आपके राइट है, आप डी के साथ फिर भी जाइए। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि एक वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान समान रहता है, इसका कारण क्या है? मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान कभी किसी का बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा होता है, चंद्रमा पर का गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के लगभग इतना होता है। हम सभी लोग जानते हैं, चलिए रिलेशन देखते हैं मेरे भाई। अगर हम जानते हैं कि पृथ्वी का अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो जी का मान होता है वो जी होता है, लेकिन अगर चंद्रमा पर अगर जी का मान देखिएगा, कहां पे अगर आप चंद्रमा पर जी का मान देखिएगा तो ये कितना होता है, कहेंगे G/6 होता है, ये G/6। अब इन दो को इक्वेट करिए, इन दोनों को इक्वेट करिएगा तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन क्या मिलेगा मेरे भाई? तो अगर हम जी ऑफ पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, जी ऑफ पृथ्वी की बात करते हैं और जी ऑफ चंद्रमा की अगर बात करते हैं, जी ऑफ पृथ्वी और जी और चंद्रमा की अगर बात करते हैं, चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो जी ऑफ पृथ्वी क्या है? स्मॉल जी है, और जी ऑफ चंद्रमा क्या कहेंगे? G/6 है, G/6 है मेरे भाई। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि अगर यहां पर चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी, तो यहां पर चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण अगर आपको निकालना है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण अगर निकालना है तो आप क्या कहेंगे? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण हमारा जो होगा ये तो 6 गुना होना चाहिए, 1/6 लिख दिया। पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग कह रहा है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। पृथ्वी का 1/6 नहीं होगा, पृथ्वी का 6 गुना हो जाएगा। चंद्रमा का जी पृथ्वी का 6 गुना हो जाएगा, ये चंद्रमा का जी है, इससे गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ये तो गलत है। द्रव्यमान एक आंतरिक गुण है जो स्थान के साथ नहीं बदलता है। द्रव्यमान एक आंतरिक गुण है, द्रव्यमान क्या है? तो मेरे भाई एक आंतरिक गुण है जो स्थान के साथ नहीं बदलता। ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ये स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है कि मेरे भाई सही है। ये स्टेटमेंट तो हमारा से पहला तो गलत हो गया, ये सही हमारा है। दूसरी बात कहता है कि भार एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। जी पर तो निर्भर करता है ना जी। ये दो स्टेटमेंट हमारे सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो डी करेक्ट होगा। पहला आपका गलत है, पहला आपका गलत इसलिए है कि मेरे भाई चंद्रमा पर जो जी का मान होगा पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होगा? तो कहेंगे 6 गुना होगा। और सॉरी, ये सही है गलत है जी? ये सही है गलत, एक बार वेरीफाई फिर से करते हैं। क्या लिख दिए हैं? एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? आप जानते हैं मेरे भाई, अगर पृथ्वी पर जी का मान इतना होगा तो चंद्रमा पर जी का मान कितना? तो G/6 होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर चंद्रमा की बात कर रहे हैं। यहां पर किसकी बात हो रही? तो यहां पर पृथ्वी की बात हो रही है। इसको मान लेते हैं पृथ्वी के लिए G' मान लेते हैं। नहीं, पृथ्वी के लिए अगर देखेंगे तो पृथ्वी पर अगर जी है तो चंद्रमा पर G/6 है। तो पृथ्वी पर जो जी का मान होगा चंद्रमा के जी के पृथ्वी के 1/6 भाग हमारा होगा, 1/6 भाग होगा। पृथ्वी का चंद्रमा से 1/6 भाग होगा। यहां चंद्रमा का भाग 6 गुना होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि वोल्टेज के हिसाब से, किसके हिसाब से? वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से, वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से, वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से ध्यान रखना ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा क्या? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक हमारा कैसा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक स्टेप डाउन होता है तो एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इसका कहानी क्या होता है? ये स्टेप डाउन वोल्टेज को डाउन करता है और जब वोल्टेज घटेगा तो करंट के मान को ये बढ़ा देता है ऑटोमेटिक। मेरे भाई ट्रांसफार्मर कभी भी करंट को छेड़छाड़ नहीं करता है, ये वोल्टेज को छेड़छाड़ करेगा। वोल्टेज कम करेगा तो करंट अपने आप बढ़ जाता है। और स्टेप अप में क्या होगा? तो उल्टा होगा, ये वोल्टेज को अप करेगा तो करंट के मान में
घटोत्तरी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो स्टेप डाउन वोल्टेज डाउन, स्टेप अप वोल्टेज अप, तो आपको ध्यान रखना। और ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में याद रखना है कि आवृत्ति और शक्ति नहीं बदलती है, और ट्रांसफार्मर में आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज को ही छेड़छाड़ करते हैं। कैसे? तो हम लोग कहते हैं P बराबर वी आई होता है और इसकी शक्ति नहीं बदलती है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे में V और I में रिलेशन हमारा उल्टा हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज डाउन करिएगा तो करंट अप हो जाएगा, और अगर वोल्टेज को अप करिएगा तो करंट डाउन हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर स्टेप अप पूछा गया है, तो स्टेप अप में वोल्टेज अप होगा तो करंट डाउन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आवृत्ति वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है, रिलेशन हमारा पकड़ा गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ये इसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना, और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारा होता है वो हमारा वोल्टेज का समानुपाती होता है। नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज का समानुपाती और करंट का भी तो कर्मानुपाती होता है। हमारे ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग जो होता है, नंबर ऑफ वाइंडिंग जो होता है वो याद रखिएगा मेरे भाई, वोल्टेज का समानुपाती होगा और करंट का भी तो कर्मानुपाती होता है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, इस ट्रांसफार्मर में स्टेप अप में वोल्टेज क्या हुआ? कहेंगे बढ़ा, तो नंबर ऑफ वाइंडिंग तो बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग, स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होता है। तो अगर वोल्टेज अप तो मेरे भाई करंट डाउन, और याद रखना ऐसे केस में जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, किससे? तो प्राइमरी वाइंडिंग से होगा। लेकिन स्टेप डाउन में कैसा होता है? इसमें आपको अगर स्टेप डाउन में अगर मिलता तो कहेंगे इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग से ज्यादा होता है, जबकि स्टेप अप में उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे यहां पर, कह रहा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, यानी N2 ग्रेटर देन N1 होगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा। और इस रिलेशन पर हम इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात, इसकी इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति, मेरे भाई जितना आप शक्ति देंगे जितना आउटपुट शक्ति मिलेगा दोनों बराबर होना चाहिए, ये लगभग बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में शक्ति कभी नहीं बदलती है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका टोटली राइट स्टेटमेंट है, और डी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी करेंगे इस क्वेश्चन का राइट, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात याद रखिएगा, जितने लोग लाइव देख रहे हैं हम सभी लोगों को कह देना चाहते हैं, इस संडे को मेरा एक मैराथन क्लास आ रहा है। इस संडे को एक मैराथन क्लास हम लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 50 क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस कराएंगे, 50 क्वेश्चन जो टॉप लेवल का होगा। जिन भी बच्चे को मैराथन क्लास का रिक्वायरमेंट है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में आप 1 टाइप करेंगे, एक बार चैट बॉक्स में आप 1 टाइप कर। अगर आपको लगता है कि 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का एक अच्छा मैराथन चाहिए जिसमें लगातार 3 घंटा तक देते रह जाएं, अगर आपको चाहिए तो 1 टाइप करिए। देखते हैं कितने लोग 1 टाइप करते हैं। तो संडे को हम मैराथन देने वाले हैं, संडे को मैराथन देंगे, देखते हैं कितने लोग इसमें हाँ करते हैं। अगर आपको चाहिए अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन देंगे और क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर। अगर आपको चाहिए तो 1 टाइप करिए, ठीक है। अब सैटरडे संडे को थोड़ा हम फ्री हो गए तो आपको समय दे करके हम कराएंगे। इसमें मैक्सिमम बच्चे का आ रहा है मैसेज कि सर 1 टाइप कर रहा है, इसका मतलब है मैराथन आपको चाहिए और अच्छे क्वेश्चन का मैराथन हम आपको करा दें। मेरा टारगेट है कि रिजल्ट आपको किसी भी सूरत में आपसे कराना है, चाहे आप जैसे करें आपको रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे का ये रिक्वायरमेंट है कि होना चाहिए। चलिए मेरे तरफ से डन रहा, संडे को तैयार रहिएगा। 50 क्वेश्चन का साइंस का खतरनाक मैराथन चलेगा, मजा आ जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन करने के दौरान क्या होगा कि क्वालिटी खराब हो जाएगी। 50 क्वेश्चन तो मेरे भाई मेरे लिए काफी है। 50 क्वेश्चन में तो 3 घंटा चलेगा, 3 घंटा का सिनेमा तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमको कुछ करना है तो इस सिनेमा को जरूर देखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं एक साइकिल के पहिए की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो साइकिल के पहिए की बात। साइकिल का पहिया कैसा होता है? इसलिए ना होता है जी, ये साइकिल का पहिया है। अब ये साइकिल का पहिया है, आपको समझना है क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझना गौर से। कह रहा है कि एक साइकिल का क्या लेते हैं तो आप पहिया लीजिए। अब कह रहा है कि टायर के पास, टायर कहां लगा रहता है? अंदर में। टायर कहां रहता है? टायर तो बाहर ही ना होता है जी। इसका एक सेंटर मान लीजिए यहां पर, और टायर किधर होगा? कहेंगे बाहर होगा। कह रहा है कि टायर के पास बिंदु ए, और धुरी किसको कहते हैं? धुरी सेंटर को कहते हैं। धुरी क्या होता है? सेंटर। सेंटर को धुरी कहता है, ऐसे ये धुरी है सेंटर। कह रहा है कि टायर के पास बिंदु ए और धुरी के पास बिंदु बी, यानी कि 2 गो बिंदु डिसाइड हुआ। एक तो मेरे भाई टायर के पास, मान लेते थोड़ा देर के लिए मेरे भाई कि ये टायर के पास है, इसको बोल दिया गया, इसको कौन सा बिंदु? तो इसको बिंदु ए कह दिया गया। और इसको क्या बोल दिया? तो इसको बिंदु बी बोल दिया गया। अब कहता है मेरे भाई ये धुरी है और ये उसका बिंदु ए है, टायर है।
कहता है इसके बारे में बताइए जब साइकिल चलती है। मेरे भाई एक बात बताइए, जब साइकिल चलती है तो साइकिल का पहिया तो रोल करेगा, साइकिल का पहिया क्या करेगा तो कहेंगे रोल करेगा। अब जाहिर सी बात है साइकिल जब चलेगी तो रोड पे ही साइकिल चलेगी ना कि हवा में साइकिल चलेगी। तो आप कहेंगे सर रोड पे चलेगी, तो चलिए हम सड़क भी बना देते हैं और उसी सड़क पर गाड़ी को चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लीजिए कि नीचे हमारा क्या है, तो नीचे हमारा ऐसे करके एक सरफेस बना हुआ है जिस पर पहिया चलेगा। तो जाहिर सी बात जब पहिया चलेगा तो इसमें दो तरह की गति होगी। इसमें कितने तरह की गति होगी, तो एक गति हमारा ऐसा होगा, ऐसे करके घुमाएगा, एक गति तो हमारा ऐसा होगा जिसको कोणीय चाल कहेंगे, और एक और गति इसमें हमारा होगा जो कि आगे की तरफ इस पहिया को लेके जाएगा। तो एक रेखीय गति होगा, एक कोणीय गति होगा। तो मेरे भाई गाड़ी का चक्का जब चलता है आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है, तो अगर घूमता है तो इस ओमेगा के कारण और आगे बढ़ता है तो इस रेखीय वेग के कारण। इसको कोणीय वेग कहेंगे, इसको रेखीय वेग कहेंगे, दोनों चीज आपको पता है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपको ये कंसेप्ट बताते हैं, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कोई भी कर्व सरफेस हो, अगर इस कर्व सरफेस पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहिए यहां पर, किसी को मन करेगा यहां पर, मेरे पे आपको जहां चाहिए आप वहां एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट मतलब एक सीधी रेखा ड्रॉ करिए, उससे सटा हुआ, और इसी की दिशा में रेखीय वेग की दिशा होती है, ये याद रखना। मेरे भाई किसी भी कर्व सरफेस पर अगर रेखीय वेग की दिशा चाहिए तो आप उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देना और आपको रेखीय वेग की दिशा मिल जाएगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, आप मुझे ये बता दीजिए हमको इस बिंदु पर चाहिए, हमको किस बिंदु पर चाहिए, हमको इस बिंदु पर चाहिए रेखीय वेग। हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, तो हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट लाइन कैसा होगा, कहेंगे टेंजेंट लाइन हमारा कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला कि किसी भी कर्व सरफेस पर, चाहे यहां चाहे कहीं भी, किसी भी कर्व सरफेस पर अगर आप सीधी रेखा आप खींचते हैं, वही सीधी रेखा की दिशा जो होती है वो हमारा क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है, रेखीय वेग होता है, इसको भी से दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात हमने यहां पर एक रेखा खींच दिया, स्ट्रेट लाइन में खींच दिया, अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कहेंगे लीनियर वेग की जो दिशा होगी वो किधर होगी, तो मेरे भाई इधर की तरफ आ जाएगी। लीनियर वेग की दिशा किधर होगी, तो जाहिर सी बात है आपने खींचा, ऐसे घूम रहा, अगर ऐसे घूमता तो आगे होता, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये कहीं ना किधर होगा और वेग की दिशा इधर हो जाएगी। तो मेरे भाई रेखीय वेग की दिशा किसी भी कर्व सरफेस पर निकालना तो एक टेंजेंट लाइन खींच दीजिएगा, वही रेखीय दिशा देगा, जिधर घूर्णन गति की डायरेक्शन बताएगा उधर उसका दिशा हो जाएगा। इतना बात में किसी को दिक्कत नहीं है। अब समझना मेरे भाई, अगर कोई वस्तु घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा जो होता है वो हर जगह के लिए सेम होता है, और ओमेगा की दिशा प्राप्त करने के लिए हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं, और ये जो अंगूठा होता है इसको आप धुरी बांध लीजिए ऐसे करके, ऐसे आपका घूमता है, ऐसे घूमता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भाई, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप इसको, नहीं तो ऐसा कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम आपको जो बता रहे हैं उसी के हिसाब से आप इसको समझिए, हम आपको जो बता रहे हैं उसी के हिसाब से समझिए। मान लेते थोड़ा देर के लिए, इसमें ओमेगा किधर है, ये इधर नहीं घूम रहा, ये इधर घूम रहा, ऐसा ओमेगा है, ऐसा घूम रहा है। तो मेरे पे जब ये ऐसे घूमेगा तो अब जो डायरेक्शन हमारा होगा वो किधर की तरफ, ऐसा हो जाएगा। अब ये रेखीय वेग की दिशा हमारा, क्योंकि ये चक्का ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखो चक्का ऐसे घूमता तो इधर वेग की दिशा, अगर चक्का ऐसे घूम रहा तो हमारा ऐसा। अब ये कोणीय वेग जो हमारा होता है, कोणीय वेग की दिशा राइट हैंड यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करते, राइट हैंड। अंगूठा जो होता है हमारा, ऐसा अंगूठा जो हमारा होता है, ये कोणीय वेग का डायरेक्शन बताता है, और जिधर घूम रहा उधर ऐसे करके घुमाइए, बाहर की तरफ होगा। अगर ऐसे घूम रहा था तो अंदर की तरफ हमारा होता। मेरे भाई वस्तु यहां रहे कि वस्तु यहां रहे कि यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, अंगूठा तो यही काम करेगा ना। तो अगर कभी भी कोई भी वस्तु अगर आपने धुरी के अबाउट अगर वो रोटेट करता है तो ओमेगा मेरे भाई इसके किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां 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 पर, ओमेगा के डायरेक्शंस में या ओमेगा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस बात को लिख लेना मेरे भाई, इस बात को लिख लेना। क्या नहीं बदलेगी, तो ओमेगा नहीं बदलेगी। ये नहीं कहने का मतलब हमारा क्या होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा किसी भी बिंदु पर। यानी कहने का मतलब है यहां से लेकर के, समझना गौर से जो मैं कह रहा हूं, यहां इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच में कहीं भी अगर देखिएगा तो ओमेगा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या परिवर्तित करेगा, वेग परिवर्तित करेगा, क्योंकि आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो मेरे भाई परिवर्तित क्या नहीं होगी, कि ये परिवर्तित सर ओमेगा नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो ये नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस जगह पे हैं तो त्रिज्या यहां से यहां, यहां से मापते हैं, यहां से त्रिज्या यहां। अगर हम कहेंगे नहीं यहां पर है तो त्रिज्या कम हो जाएगा, और यहां पे और कम होगा, और यहां तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी हमारा होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो वेलोसिटी हमारा होगा, सॉरी, जो वेलोसिटी हमारा होगा, ये जो वेलोसिटी हमारा होगा ये समानुपाती किसका, तो कहेंगे आर का हो जाएगा। वेलोसिटी समानुपाती आर का होगा, तो सबसे अधिक वेग तो यही मिलेगा।
और सबसे कम वेग कहां, तुम कहेंगे यहां पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम मिलेगा। अब समझना गौरव मेरे भाई, कह रहे जब साइकिल चलती है तो आपसे रेखीय वेग की बात कर रहा, और रेखीय वेग को किससे दिखाते हैं, वी से। तो कह रहा है ए बिंदु का, कैसा बिंदु का, ए बिंदु का जो रेखीय वेग होगा बी बिंदु से अधिक होगा। बी बिंदु कहां था मेरे भाई, बी बिंदु किसको बोला गया था, बी बिंदु इसको बोल दिया गया था। तो बी बिंदु पर तो रेखीय वेग जीरो होगा, क्योंकि आर जीरो आर जीरो आर जीरो, तो रेखीय वेग जीरो। तो बी बिंदु से ए बिंदु का रेखीय वेग तो अधिकतम होगा ही होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं, सही है। दोनों बिंदुओं का कोणीय वेग समान होगा, जाहिर सी बात है मेरे, कोणीय वेग का समान, कोणीय वेग समान, चाहे इस बिंदु के किसी भी बिंदु पर बात कर ले, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, ओमेगा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो सब जगह बराबर ही होगा। अगला कहता है कि बिंदु ए का अभिकेंद्रीय त्वरण बिंदु बी से अधिक होगा। मेरे भाई अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला होता है यहां पर ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, हमारा क्या आर, ओमेगा स्क्वायर का कहेंगे यहां पे आर। अब ये ओमेगा तो नहीं बदलेगा, या भी स्क्वायर बाय आर भी आप कर सकते थे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते चलेगा, लेकिन हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा, समझना गौर से। हमारा ओमेगा तो नहीं घटने बढ़ने वाला है, तो हम कहेंगे जो अभिकेंद्रीय त्वरण हमारा होगा ये कहीं ना कहीं समानुपाती किसका, तो कहेंगे आर का हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि बिंदु ए पर होंगे तो त्रिज्या ज्यादा होगी, इसका बिंदु ए का भी केंद्रीय त्वरण बिंदु बी से अधिक होगा, क्योंकि बिंदु बी पर पहुंचेंगे तो आर तो जीरो हो जाएगा, तो रेखीय त्वरण भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके टोटली राइट हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर आपको देगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर देगा आपको, ठीक है। आज जो क्वेश्चन है ना, ये अपर लेवल का क्वेश्चन सब सेट हुआ है, भगवान जाने कि क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया है, ठीक है। फिर भी चलिए, हमारा कोशिश यही रहता है कि क्वेश्चन कैसा भी आपके सामने आए तोड़ करके हमेशा उसको बताने की कोशिश करते हैं, नहीं तो जल्दीबाजी में बताएंगे तो कितना को हवा ही नहीं लगेगा, फिर बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहता है एक दूरस्थ तारे से आने वाले पर, जाहिर सी बात है मेरे भाई तारा की बात कर रहा है, स्टार की बात कर रहा है, जो भी क्वेश्चन सेट करता है ना भगवान जाने क्या करता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर तारा की बात करते हैं, स्टार की बात करते हैं मेरे भाई, ये कैसा बॉडी होता है, इसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसको कैसा वस्तु कहते हैं, इसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब है लुमिनस बॉडी। प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब है लुमिनस, कैसा, तो लुमिनस बॉडी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु लुमिनस बॉडी को कहते हैं। और अगर कोई प्रदीप्त वस्तु होती है तो खुद के प्रकाश, उसका खुद का प्रकाश होता है, अपने ही प्रकाश से चमकता है। इसका खुद का प्रकाश और अपने ही प्रकाश से चमकता है। खुद का प्रकाश होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश होता है कि नहीं होता है, स्टार का खुद का प्रकाश होता है और अपने ही प्रकाश से चमकता है। खुद का प्रकाश होता है और अपने ही प्रकाश से चमकता है, और अपने ही प्रकाश से चमकता है। और ये अपने ही प्रकाश से चमकता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना। और अपने ही प्रकाश से ये चमकता है। हम तारा की बात करते हैं, सूरज की बात करते हैं, ये सब सूरज का भी अपना प्रकाश, तारा का भी अपना प्रकाश होता है। तो अगर हम स्टार की बात करते हैं, अपना प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तु इसको कहते हैं। अब होगा क्या मेरे भाई, मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम लोग अगर देखते हैं तो यहां पर हमारा स्टार है। मान लेते मेरे भाई कि यहां पर हमारा क्या, कहेंगे यहां पर हमारा तारा है, सॉरी यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, अरे यार क्या कर दिए, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर अगर देखें ऐसा तारा है, इस बात को स्टार कह दिए, इसको इसको कह दिए कि हमारा क्या, तो कहेंगे स्टार है। अब यहां पर क्या, तो कहेंगे पृथ्वी। पृथ्वी गोलाकार होती है इसलिए इसको गोलाकार बनाया है, ये पृथ्वी हो गया। अब एक बात बताइए, इस तारा और पृथ्वी के बीच में वायुमंडल है कि नहीं है, बिल्कुल यहां पर है। यहां पर क्या है मेरे भाई, तो यहां वायुमंडल है। यहां क्या, तो कहेंगे आप सीधा कहेंगे सर यहां तो वायुमंडल है। यहां क्या है, तो वायुमंडल है। और वायुमंडल में आप जानते हैं मेरे भाई कि जो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं और सभी गैस क्या करता है, इसमें मूवमेंट करते रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या देखने को मिलता है आपको, कौन है, अगर हम बात करते हैं यहां पर वायुमंडल की, अगर बात करते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं और ये चलते रहती है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें आप सीधा कह सकते हैं कि जब प्रकाश यहां से चलती है और पृथ्वी पर पहुंचने को होती है, जब ये पृथ्वी पर पहुंचने को होती है, प्रकाश यहां से चली
तारा से प्रकाश निकले और तारा से प्रकाश निकलती है और वायुमंडल में पहुंचती है, तो यहाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है। जाहिर सी बात है माध्यम चेंज होगा। जब हमारा यहाँ पर माध्यम चेंज होगा, इस जगह पर माध्यम चेंज होगा, यहाँ पर मेरे पे प्रकाश में क्या होगा, तो कहेंगे माध्यम परिवर्तन होगा। और अगर यहाँ पर माध्यम परिवर्तन होगा तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। और अगर प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का क्या हो गया, तो कहेंगे यहाँ पर अपवर्तन अगर हो गया, तो इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तारा कैसा नजर आता है, प्रकाश का अपवर्तन होगा और तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, जबकि तारा टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इस बात को ध्यान, तारा कैसा नजर आता है, कहेंगे तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, जबकि तारा टिमटिमाता ही नहीं है। तारा टिमटिमाता थोड़ी है, तारा तो तारा का प्रकाश होता है, जलता है। मेरे भाई ये कभी टिमटिमाता ही नहीं है। तो माध्यम में परिवर्तन होते रहता, प्रकाश जब आती है तो माध्यम में बहुत बार परिवर्तन होता, तब ये पृथ्वी पर पहुंचती है, पता चलता है कि ब्लिंक कर रहा है। तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे कि एक दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश का क्या होता है, आने वाले प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल का घनत्व बदलता रहता है। दूसरी बात, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारा टिमटिमाता है? बिल्कुल गलत मेरे भाई, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारा टिमटिमाता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि तारा जब भी टिमटिमाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है। ये किसके कारण, तो आपको ध्यान रखना है, प्रकीर्णन नहीं होगा, यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और दूसरी बात, आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। जैसे आप देखते होंगे कि ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी में आप कलम डालिए, पानी डाल करके उसमें कलम डालिए, तो आपका कलम टेढ़ा हुआ नजर आएगा, लगेगा कि मेरे में थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो तारे का आभासी स्थिति, तारे का कैसा स्थिति, आभासी स्थिति, वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा भिन्न दिखाई देता है, थोड़ा अलग दिखाई देता है। ये भी हमारा कहेंगे यहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यहां पर वायुमंडल बदलते रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे भाई ये सारी घटनाएं को आप देख रहे हैं, इसमें से एक को छोड़ दीजिए, ये सही है, ये सही है। तो सही आपसे पूछा गया प्रवेश करने से क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, और कम से कम ए और सी तो आपका राइट आंसर है, ए और सी राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपका 8वां सेशन का आज लास्ट है। इसके बाद 9वां सेशन स्टार्ट होगा, 9th सेशन स्टार्ट होगा। जो लोग ऑनलाइन में क्लास लेकर के ऑनलाइन जो टेस्ट देते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, अपने आप को कभी डिसकंटिन्यू नहीं कीजिएगा। आप टेस्ट परचेज करके दोबारा से ऑनलाइन भी कंटिन्यू कीजिए। जो ऑफलाइन में देने आते हैं, आप कंटिन्यूस रहिए, दर्द होगा लेकिन फिर भी दर्द को सहना है। उसी दर्द को जो सह लिया मेरे भाई, वही विजेता बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझिएगा। कहता है पदार्थ की द्वैत प्रकृति यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की कल्पना क्या थी, ये आपको बताना है। सबसे पहला चीज मेरे भाई आप जान लीजिए, अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या कहेंगे, h अपन में m भी होता है, और इसी को m भी m गुना भी यानी कि द्रव्यमान गुना भी क्या होता है, संवेग होता है। तो ऐसा रिलेशन मिलता है। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि इसमें स्टडी किया गया और देखा गया कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो गतिमान कण होते हैं वो एक तरंग उत्पन्न करता है। तो यहां रखना मेरे भाई, इसके अगर प्रिंसिपल की बात करते या फिर इसके ऊपर एनालिसिस की बात करते, जब इसका एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया, क्या पाया गया मेरे भाई, तो एनालिसिस के दौरान पाया गया कि जो छोटे छोटे जो कण होता है, अगर वो गतिमान है वो तरंग के रूप में हमारा होता है। अगर कोई अगर गतिमान कण है तो वो तरंग उत्पन्न करता है। गतिमान कण क्या करता है, तो आप ऐसे समझिए, जो गतिमान कण होंगे, गतिमान कण क्या पैदा करेंगे, तो तरंग उत्पन्न करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये तरंग उत्पन्न करता है, ये तरंग उत्पन्न करता है। ये बात आपको, गतिमान कण क्या करता है, तरंग उत्पन्न करता है। लेकिन गतिमान कण जो होना चाहिए वो सूक्ष्म कण होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, कंडीशन था कि गतिमान कण कैसा, तो कहेंगे सूक्ष्म कण होना चाहिए, माइक्रो पार्टिकल्स होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, h बराबर mv तो हमारा होता है इसके लिए फॉर्मूला। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा पार्टिकल जो वेव बनकर दिखा सकता है, एक वैसा पार्टिकल जो वेव बनकर दिखा सकता है, वही हमारा गतिमान कण क्या करता है, तरंग उत्पन्न करता है। एक ऐसा पार्टिकल जो गतिमान होकर के तरंग उत्पन्न कर सकता है, हम उसकी बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं, किसकी बात, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं, तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है।
और कण का जो तरंगदैर्घ्य होगा, कण का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो कहीं ना कहीं मेरे भाई h अपन में p का रेशियो होता है। तो कण का तरंगदैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जाहिर सी h तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो बताइए हमारा लैम्डा का जो रिलेशन होगा ये p संवेग के साथ व्युत्क्रमानुपाती का होता है। मेरे भाई सही स्टेटमेंट है। आगे, यह परिकल्पना केवल और केवल किसके लिए, तो सूक्ष्म कणों के लिए कंडीशन था। मेरे भाई ये सूक्ष्म कण क्या है, तो ये कंडीशन है, ये उसका शर्त था कि एक सूक्ष्म कण ही तरंग उत्पन्न कर सकती है। यह परिकल्पना केवल सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो स्थूल अवस्था में वस्तु होता है, जो बड़ी अवस्था में वस्तु होती है, उसके लिए नहीं है। तो स्थूल अवस्था के लिए नहीं, ये छोटे अवस्था के लिए हमारा होता है। मेरे भाई ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए एनालिसिस के लिए सही है। आंसर करेंगे डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जिसको रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करेगा, तो कहेंगे भूतापीय ऊर्जा को कोई मतलब, जियोथर्मल एनर्जी हमारा क्या, तो रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता सूर्य एनर्जी से। इस बात को ध्यान रखना, सन एनर्जी से। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत, मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है किसकी बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की बात करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मेरे भाई प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। इसमें प्रोटॉन क्या करता है, कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से होता है। इसमें किसका ट्रांसफर होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो ट्रांसफर होता है वो किसका, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, हमारा न्यूट्रॉन का नहीं होता है, यहां पर किसका होता है, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर पर आधारित पर ये हमारा थ्योरी होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, अगर कोई एसिड होगा, क्या होगा, तो एसिड होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे केस में जो प्रोटॉन होगा वो डोनेट होगा। प्रोटॉन क्या होगा, तो कहेंगे प्रोटॉन डोनर के रूप में होगा। प्रोटॉन कैसा होगा मेरे पास, तो प्रोटॉन डोनर होगा। इस बात प्रोटॉन कैसा होगा, तो कहेंगे प्रोटॉन डोनर होगा। लेकिन अगर कोई बेस होगा तो प्रोटॉन का एक्सेप्टर होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, तो कहेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई बेस होगा तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी को बेस कहते हैं तो वो OH माइनस को दिखाता है, और अगर कोई एसिड है तो ये H प्लस को दिखाता है। तो मामला ये है मेरे भाई, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया करा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार की बात कही गई है, बेस की बात कही गई है, क्षार की बात कही गई है, बेस कहने वाला OH माइनस की बात कही गई है, और बेस जो हमारा होगा वो प्रोटॉन का एक्सेप्टर कहलाता है। बेस हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ये कैसा होगा, कहेंगे ये हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा होगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन डोनर किसके लिए, तो क्षार के लिए नहीं, अम्ल के लिए होता। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा इसमें केवल और केवल किसका ट्रांसफर होता है, तो केवल और केवल ट्रांसफर प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए मेरे भाई। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि 2a प्लस बी, आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये रिएक्शन आपका है कि 2a प्लस बी मिलकर के हमारा क्या, तो दो हमारा क्या अभिकारक, इससे मिलकर के उत्पाद बना। कहता है कि पाया गया कि एक की सांद्रता को दोगुना करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। ये कंडीशन बोल दिया कि रिएक्शन रेट हमारा 4 गुना हो जाता है। सांद्रता को, किसकी सांद्रता, तो एक की सांद्रता को दोगुना करने पर, किसकी सांद्रता, तो एक की सांद्रता को दोगुना करने पर रिएक्शन रेट हमारा 4 गुना हो जाता है, और बी की सांद्रता को दोगुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमारा काम करेगा, तो रेट का फॉर्मूला बना हुआ है। एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर रेट का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर रेट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम कहेंगे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इन दोनों के लिए ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। तो एक की अगर बात करेंगे तो ए में कितना कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से का स्क्वायर कर दीजिए। बी का कितना कोएफिशिएंट, ये गुना में होगा, बी का कितना कोएफिशिएंट, तो मेरे भाई कहेंगे बी का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है तो 1 हमारा होगा।
तो मेरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा होता है, लेकिन आपको कह रहा है कि एक की सांद्रता को अगर हम दोगुना करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगा। तो एक को अगर दोगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना कहेंगे 4 गुना हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर मान लेते हैं कि बी की सांद्रता को दोगुना करते हैं, अगर इसको दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना होना चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है कि बी की सांद्रता को अगर आप दोगुना करते हैं, अगर आप बी की सांद्रता को अगर दोगुना करते हैं तो रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं है। अगर बी की सांद्रता को दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, समानुपाती का रिलेशन है। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब इस फॉर्मूले में आप समझिए, अगर ए की सांद्रता को दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना, बी की सांद्रता को दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना, तो मेरे भाई ये भी नहीं होगा। यहां देखिए, ये तो हमारा होगा ही नहीं, इसके बारे में तो चर्चा कर ली। अगर इसकी बात करते हैं, अगर एक की सांद्रता को दोगुना करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना तो कहेंगे 4 गुना रेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें बी है या नहीं है, अब इसमें बी है या नहीं है, आप बी को दोगुना करिए रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को दोगुना करिए बी रेट पर कोई फर्क, क्योंकि बी तो है या नहीं है इसमें। इसका मतलब मेरे भाई अगर वैसा स्टेटमेंट लिखा है तो उसके लिए ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारा क्या होगा तो कहेंगे फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको मेरे भाई फॉर्मूला को यहां पर चेक करने की बात कर रहा था, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं रहे, ठीक है। तो ये हमारा होता है इस तरीके से। आंदोलन की बात हो रही है नहीं, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं आज की जो क्लासेस है हम इसको यहीं रखेंगे, क्योंकि 9 बज गया है। लगातार आप समझ सकते हैं कि हम भी 9-10 बजे से सुबह से लेकर के अभी तक खड़े हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको नेक्स्ट डे हम करा देंगे, ठीक है। जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसको नेक्स्ट डे करा देंगे। आज के क्वेश्चंस को हम यहीं तक रखते हैं, जो बचा हुआ क्वेश्चन को उसको नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देखें बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहेंगे जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कीजिए। संडे को मेरे तरफ से रहा आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश, 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वही कराएंगे, और 50 क्वेश्चन के सीरीज को आप एंजॉय कीजिएगा, चाहे 3 घंटा लगे कि 4 घंटा लगे, 50 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेगा दनादन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में। आज थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन था ही।